हेलो जी, नमस्कार। की हाल चाल। मेरा नाम है खुशवंत फतनानी और आप इस वक्त देख रहे हैं फिजिक्स विद फतनानी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मेरे साथ हैं इस वक्त क्लास 12th के स्टूडेंट्स और हम लोग मिलकर कर रहे हैं जेई और नीट के आने वाले समय में तैयारी। इस वक्त हम जिस चैप्टर को देख रहे हैं नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से जुड़े हुए हमने अभी तक काफी सारे सवाल बनाए हैं। आज की क्लास में हम लोग एक जनरल स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं, है ना। एक ऐसी जनरल स्ट्रैटेजी जिससे आप कभी भी आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स का सवाल आता है तो अपन अभी तक क्वेश्चन बना रहे थे। तुम लोगों में से कई लोगों के मन में सवाल उठा होगा कि सर को कैसे पता कि ऐसा ही करना है। तो सर को जो पता चला वो थोड़ी सी प्रैक्टिस से है। तो मैं तुम्हारे सामने आज वो पिटारा खोल रहा हूँ वंस अगेन। मैं बता चुका हूँ वर्बली, लेकिन अपन नोट वाइज वो लिख लेंगे कि क्या जनरल अप्रोच है क्वेश्चंस को बनाने की, ठीक है। बट दिस इज वन थिंग, हम लोग आज की क्लास में साइकिल्स की एफिशिएंसी कैसी होती है वो देखते हैं। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है उसको भी समझते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास में जो जो हम चीजें देखने वाले हैं, आई एम राइटिंग ऑल ऑफ इट हियर। हम लोग ये देखेंगे कि कभी भी अलग अलग मिक्सचर्स के लिए अगर आपको स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए कहा जाए, है ना, स्पेसिफिक हीट फॉर अ मिक्सचर, वो कैसे निकाला जाता है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। लेट्स से हीलियम और आपने नियॉन ले ली, या फिर लेट्स से आपने यू टेक आर्गन एंड हाइड्रोजन, इस तरह की अलग अलग गैसेस को आपने मिक्स किया और इनका जो नेट स्पेसिफिक हीट है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, इस तरह के क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। राइट, आइडियल गैसेस के मिक्सचर की स्पेसिफिक हीट। फिर कभी भी किसी भी रैंडम प्रोसेस के लिए या किसी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए अगर आपको स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए कह दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। किसी साइकिल की एफिशिएंसी निकालने कहा जाए, है ना, तो कैसे निकालोगे। अगर समय बचता है तो अपन एक और खास अच्छा और जनरल स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक के क्वेश्चंस के लिए। ये आपको किसी किताब में कहीं नहीं मिलने वाली है, ठीक है। मतलब ये सब कुछ सेल्फ बिल्ट है, मतलब बिकॉज ऑफ इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन। मतलब आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम ऑफ कोर्स, राइट। एंड इतने सारे क्वेश्चंस बनाने से एक जनरल पैटर्न मैं आपको समझा रहा हूँ कि और जो कि इसकी जरूरत आपको बाद में नहीं पड़ेगी, शुरुआत में पड़ेगी। ये पैटर्न खुद तुम्हारे दिमाग में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। एक जनरल पैटर्न टू सॉल्व क्वेश्चंस। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ से अराउंड 10 to 11 years बिफोर, जब मेरे सामने अराउंड 11 years बिफोर जब मेरे सामने एक क्वेश्चन आया था कि भैया थर्मो के क्वेश्चंस में समझ में कैसे आएगी, करना क्या है, कितनी सारी चीजें है ना। तो ऐसी चीजों को कैसे क्रैक करते हैं वो अपन देखेंगे, ठीक है। राइट, इफ देर इज मोर अमाउंट ऑफ टाइम, एक कारनॉट साइकिल क्या होती है, ठीक है। एक कारनॉट साइकिल क्या होती है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, एक कारनॉट इंजन क्या होता है, ठीक है। कारनॉट साइकिल के बारे में, है ना, कारनॉट साइकिल की एफिशिएंसी के बारे में। कार्टून हो गया है तो कारनॉट, ओके। फिर रेफ्रिजरेटर कैसे काम करते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं बट काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास हमें देखना है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कि भैया अगर तुम बात करते हो हाँ, राइट, अगर तुम बात कर रहे हो कंडक्शन की, तो कंडक्शन कैसे होता है, कंडक्शन का फंडा क्या है ना, मॉलिक्यूलर लेवल पे हो क्या रहा है। और अगर तुम अलग अलग तरह की रॉड्स, अलग अलग मटेरियल से हीट को कंडक्ट कराते हो, हीट के कंडक्शन की बात हो रही है, ठीक है। हालांकि ये मटेरियल्स का पार्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, बट ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। देन देन चलो, आई थिंक अभी के लिए तो इतना काफी है, आज के लिए इतना काफी है, बहुत ही इनफैक्ट। रेडिएशन भी मैं बता सकता हूँ बट रेडिएशन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, पहले इतना तो देख ही लेते हैं। वो केटीजी वगैरह के साथ देखेंगे जो मैं बाकी की चीज़ों की बात कर रहा हूँ। हाँ, आई थिंक दैट शुड सफाइज फॉर अ लॉट। आई थिंक ये इससे हम काफ़ी कुछ कवर कर लेंगे। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, जनरल पैटर्न, सी ऑफ द मिक्स, सी ऑफ द पॉलीट्रोपिक, एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, कार्नोट इंजन क्या होता है, रेफ्रिजरेशन क्या होता है, इसको कोशिश करेंगे आज की क्लास में कवर करने की। कर पाए अच्छी बात है, नहीं पाए नहीं कर पाए कंटिन्यू होगा अगली क्लास में, ठीक है। और कंडक्शन को देखते हैं। सो लेट्स बिगिन। लाइक ऑलवेज हम इस क्लास को भी थोड़े से शांति और धैर्य से शुरू करेंगे। तो हम लोगों से आशा की जाती है कि हम आने वाले 5 मिनटों तक थोड़ा सा आंखें बंद करेंगे, साइलेंस महसूस करेंगे, देन वी विल स्टार्ट।
So I request all of you to kindly close your eyes for the next 1 minute. ये बैठना है, हमारी स्पाइन इरेक्ट हो, मन शांत, स्माइल। देखो हम लोगों ने अभी तक जो भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें एक जनरल अप्रोच क्या थी? थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस की जनरल अप्रोच हमने ये सीखी है कि आपको करना क्या है। देखो सिंपल है, सबसे पहले क्वेश्चन में देखो डेटा क्या दिया हुआ है। फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू राइट डाउन, ये तो किसी भी प्रॉब्लम की को सॉल्व करने का एक जनरल टेक्निक है। ये देखो कि डेटा क्या गिवन है ना, गिवन डेटा। देखो कि क्या पूछा जा रहा है, टू फाइंड क्या है अपने पास। अगला पॉइंट जो हमको समझना है इज ये कि तुम्हें अगर हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी या वर्क डन में से कुछ भी निकालने के लिए कहा जाता है तो उनका जनरल फॉर्मूला लिख लो कि भैया जो वर्क होता है दैट इज इंटीग्रल पी डीवी। ठीक है, देखो पी का कोई रिलेशन दिया हुआ है क्या, देखो गैस आइडियल है क्या, अगर है तो वहां से ले लो, कोई खास प्रोसेस दी हुई है तो वहां से ले लो एक्सेट्रा। हम जानते हैं कि अगर कभी भी आपके पास इंटरनल एनर्जी है चाहे कैसी भी प्रोसेस हो, इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज एन सी वी डेल्टा टी फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोसेस वॉट एवर इट मे बी। सीवी की जो वैल्यू है उसका फॉर्मूला याद रखो कि CV for any ideal gas is R by gamma minus 1 where R is universal gas constant है ना, जिसको अपने 8.314 देखा था। CP is equal to R gamma by gamma minus 1। एक और फॉर्मूला याद रखो, कई बार क्वेश्चन देता है मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस, तो उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखो कि 3 होती है फॉर मोनो एटॉमिक, 5 होती है फॉर डाई एटॉमिक, है ना, 6 या 7 होती है। मतलब कई बार क्वेश्चन लिख लेगा कि आपको ट्राई एटॉमिक है और आपको 7 लेना है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो जनरली हम 6 लेते हैं, इसलिए मैंने 6 को पहले लिखा है। ठीक है, सो इधर 6 और 7, वन ऑफ द टू कैन बी द वैल्यू फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ ट्राई एटॉमिक गैस। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक ट्राई एटॉमिक गैस है, 3 एटम्स हैं जिससे एक मॉलिक्यूल बन रहा है ना। ओके, फिर अगला काम क्या करना है कि अपन को गामा की वैल्यू, मतलब गैस का जो भी एडियाबेटिक कांस्टेंट है उसको एफ के टर्म्स में याद रखना है, तभी तो तुम निकाल पाओगे वो गामा 1 + 2/f।
ठीक है, अगर ये सब पता है ना, ये सब पता है, देखो अगर एफ पता है तो एफ से गामा निकल जाएगा, गामा पता है तो उससे सीवी निकल जाएगा, और सीवी पता है तो उससे यू निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको हो सकता है डेल्टा टी दे दे पॉसिबली। ठीक है, अगर ये सब आ गया तो आपके पास हीट आ जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम क्या जानते हैं, हीट सप्लाइड इज वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में इन तीनों में से कोई चीज एक पूछ लेता है। ठीक है, कई बार हीट को निकाल लिया अगर आपने, तो आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। अगर आपने हीट निकाल लिया और एन डेल्टा टी से जो भी क्वांटिटी आई उसको डिवाइड कर दिया, तो उस प्रोसेस के लिए क्या सी है आप लोग ये निकाल सकते हो। मैंने क्या कहा, अगर आपने किसी भी गैस में वर्क डन निकाला, इंटरनल एनर्जी निकाला, उनको ऐड करके हीट निकाल लिया, हीट से एन डेल्टा टी को डिवाइड कर दिया, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कितनी स्पेसिफिक हीट है हम ये निकाल सकते हैं। तो कई सारे क्वेश्चंस में आपसे स्पेसिफिक हीट पूछा जाता है, वो निकालने के लिए क्या करोगे, पहले हीट निकालोगे और उसको एन डेल्टा टी से डिवाइड कर दोगे। ये एक तरीका है, और आज एक शॉर्टकट भी सीखेंगे। ठीक है, मतलब ये एक लॉन्ग कट हो गया, शॉर्टकट भी देखते हैं फिर। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आपको बोलता है एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। अगर इस तरह की चीजें दिया है, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, तो ये चीजें यूज करते हैं। जैसे मतलब अगर किसी खास तरह की प्रोसेस दी है, जैसे आइसोथर्मल है ना, एडियाबैटिक, या लेट्स से हमें दे दिया एनीथिंग, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, व्हाटएवर। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब अगर हमें दे दिया तो आप अकॉर्डिंगली इक्वेशन यूज करते हो और कई बार वेरिएबल कैलकुलेट करते हो ना। तो मतलब देखो, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसलिए मैंने कहा बहुत जरूरी है पहले ये लिखना कि पूछा क्या है। अगर वर्क, इंटरनल एनर्जी और हीट में से कुछ पूछा है तो ये प्रोसेस काम कर जाएगी। लेकिन अगर आपसे वॉल्यूम पूछ लिया, इनिशियल या फाइनल टेम्परेचर पूछ लिया, या प्रेशर पूछ लिया, क्योंकि देखो तीन ही थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं जो हमारे आइडियल गैस में आते हैं, क्योंकि एन और आर एक ऐसी क्वांटिटीज है जिसका निर्धारण हम करते हैं। मतलब आर तो कांस्टेंट है, हम डिसाइड करते हैं कि हम कितने मोल्स ऑफ गैस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन उस अगर आप उसका प्रेशर और वॉल्यूम फिक्स कर दो तो टेम्परेचर अपने आप फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन के साथ वो तीनों बंधे हुए हैं एक दूसरे से, है ना। सो फंडा क्या है, कई बार क्वेश्चन में अगर एनवीटी खोजने के लिए कह दिया जाए, ठीक है, तो हम ये वाली इक्वेशन के वो मेथड यूज करते हैं, जैसे P1V1 इज इक्वल टू P2V2, है ना। या फिर एडियाबेटिक है तो PV पर गामा इज इक्वल टू P1V1 पर गामा इज इक्वल टू P2V2 पर गामा। इस तरह की चीजें, है ना। या इसी को अब फिर आप अलग टर्म्स में भी कैलकुलेट करना सीख चुके हो कि टीवी पर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या जो भी, उसको आप आगे फिर एक्सपैंड कर सकते हो। T1V1 पर गामा -1 इज इक्वल टू T2V2 पर गामा -1। ये सब आपको करना है, कहा नहीं जाएगा। यू हैव टू लाइक प्रैक्टिस और एंड गेट अ हैंग ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, तो क्वेश्चन में टेम्परेचर दे देगा, लेट्स से पहला बोल देगा वॉल्यूम डबल हो रही है, हाफ हो रही है, ट्रिपल हो रही है, 1/n टाइम्स हो रही है, n टाइम्स हो रही है, कुछ भी दे देगा, और इनिशियल टेम्परेचर बोल देगा और बोलेगा फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करो। तो जब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स पूछे जाए तब हम इनमें से कोई ऐसी इक्वेशन लगाते हैं, जैसे लेट्स से आइसोबारिक बोल दिया, तो आइसोबारिक बोला है तो आइडियल गैस इक्वेशन याद रखनी है, क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये एक कांस्टेंट, मतलब एक इक्वेशन है जो हर बार काम आनी है ना। या इसका एक नया प्रारूप हमने पिछली क्लास में सीखा था, क्या था वो प्रारूप, पीएम प्रारूप, मतलब उसका एक फॉर्म सीखा था, राइट। सो व्हाट वाज दैट फॉर्म, पीएम इज इक्वल टू रो आर टी, वेयर एम इज मॉलिक्यूलर मास और रो क्या था, उसकी डेंसिटी गैस की। तो कहने का ये मतलब है कि इन दो इक्वेशंस को, जो कि आइडियल गैस की ही इक्वेशंस हैं, अगर आप याद रख लेते हो तो इन इक्वेशंस को लगाना आसान हो जाता है। लेट्स से अगर मैं कहता हूं आइसोबारिक है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, ये दोनों तो कांस्टेंट होते ही हैं, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम कैसे हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल। इसका मतलब v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू t, इसका मतलब v बाई टी इज अ कांस्टेंट, मतलब v1 बाई t1 इज इक्वल टू v2 बाई t2। समझ रहे हो कैसे हमने एक जस्ट एक्सप्रेशन से और ये जानते हुए इक्वेशन को
सब निकाल लिया। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो, अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो क्या लिखोगे, V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 एंड सो ऑन। ये सब मैंने अपने सब क्लास में कवर किया है, ठीक है, क्लास के तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है। प्रोसेस फास्ट है कि स्लो है, कई बार उस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है कि भैया जो आइसोबारिक प्रोसेस है वो स्लो होती है, धीरे धीरे होती है, जबकि आइसोबारिक प्रोसेस है, सॉरी आइडियाबैटिक प्रोसेस है तो वो फास्ट होती है, हम उसमें समय नहीं देते, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ अलग से दिया हुआ है, लेट्स से स्लो एंड आइसोबारिक दिया हुआ है, तो मानोगे कि भैया वो आइसोबारिक है, फिर वो आइसोथर्मल नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर एक्सप्लिसिटली दे दिया आइसोबारिक है तो फिर आइसोथर्मल नहीं लोगे, फिर आइसोबारिक के हिसाब से ही करोगे कैलकुलेशंस, ठीक है। कुछ नहीं दे दिया और सिर्फ स्लो कह दिया तो आइसोथर्मल लोगे, ये मीनिंग है। तो अलग अलग पैटर्न्स हैं बनाने के जिससे हम अपने फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ। बस ये है, और बस आपको फिर फाइनल आंसर रिपोर्ट करना होता है। याद रखना आंसर को चेक जरूर करना, मतलब देखो अगर तुम्हारा आंसर एकदम अब्रप्ट आ जाता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है जबकि 1 मीटर क्यूब होना चाहिए, तो फिर तुमने कुछ बहुत बड़ा लोचा किया है, ठीक है। तो अपने आंसर को निकालने के बाद ये जरूर देखो कि आंसर लॉजिकल है कि नहीं, जिसको बोलते हैं लॉजिक का चेक, लॉजिकल चेक लगाओ हर आंसर पे, ये आ सकता है क्या यार, ये तो नहीं आ सकता। जैसे कल अपन एक क्वेश्चन कर रहे थे, अच्छा नहीं, आई थिंक आई वाज डूइंग इट विद माय अदर बैच, रिपीटर्स बैच के साथ मैं एक सवाल बना रहा था, बनाते बनाते हमको मुझे क्लिक करेगा कि भैया कुछ गड़बड़ हुई है, फिर हम वापस गए, फिर हमने देखा कि कहाँ हमने गड़बड़ की है। तो ये जब तभी हो सकता है जब तुम लॉजिकल चेक करो हर आंसर के बाद, ठीक है। दिस इज वन थिंग। यूनिट्स कभी नहीं भूलना, राइट, जैसे आर की यूनिट क्या है, राइट, एटीएम लीटर को कैसे जूल में कन्वर्ट करना है, कैलोरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये सब याद रखना है, यूनिट। तो यूनिट कन्वर्जन इज अ सुपर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो। मैंने आप लोगों को लिखवाया ये सब क्लास के लेक्चर नोट्स में, ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख लेना सब कुछ, जूल से कैलोरी में, आर के अलग अलग यूनिट्स एक्सेट्रा, एटीएम को बार में, है ना, 1 लीटर को 1 मीटर क्यूब में एक्सेट्रा। तो ये चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। लेट्स से अगर आप आर की बात करते हो तो इट इज 8.314, लेकिन हम इसको अप्रोक्सीमेट करके कई बार 25/3 भी लिख देते हैं, ठीक है। और बस अब मैं काफी कुछ सिखा चुका हूँ, है ना। 1 लीटर को अपन ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन बनाया था, कितना आ रहा था, 10⁻³ मीटर क्यूब, है ना। 1 ATM, 1 ATM को आप लिख सकते हो 10⁵ पास्कल्स, ठीक है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती है, ठीक है। मतलब ऐसा यूनिट का कन्वर्जन क्वेश्चन में नहीं देगा लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। तो ये अपन का एक जनरल ट्रेंड है क्वेश्चन को आउटलुक देखने का और एक से दूसरी चीजें निकालने का। VTP पूछा है तो ऐसी इक्वेशंस लग जाती हैं, अगर वर्क एनर्जी या डेल्टा यू पूछा है तो ये सब इक्वेशंस लग जाती हैं, ठीक है, या फर्स्ट इक्वेशन लग जाती है। ये अप्रोच है, जनरल अप्रोच। याद रखो ये जनरल अप्रोच है, मतलब हर क्वेश्चन में नहीं लगेगी, मतलब कहीं लग भी सकती है, कई जगह हो सकता है थोड़ा सा अलग तुम्हारा दिमाग भी लगे, ठीक है। मतलब दिमाग साथ में लेके चलना है, लॉजिक लेके चलना क्या कर रहा हूँ। जैसे अपन पिछली क्लास के होमवर्क को देखते हैं, क्या था, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, सो मुझे तेजस ने करके भेजा है सवाल, आई थिंक तेजस आपने सही किया था। कैन यू रीड आउट द क्वेश्चन तेजस? हाँ पढ़ो। हाँ जी तेजस पढ़ो। सर v इज इक्वल टू बीटा बाय टी दिया हुआ है और ठीक है, देखो, बीटा हाँ कांस्टेंट है। एक मिनट, लेट मी राइट इट एज वेल। हमारे पास पिछली क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था। अच्छा एक बात सच सच बताओ, कितनों ने ट्राई किया है? हैंड रेस करो तो, हाँ देखूं मैं, हैंड रेस करो, कितनों ने ट्राई किया? आंसर आना है सेकेंडरी, तुम्हारी कोशिश है कि नहीं मैं देखना चाहता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है कि बच्चा मेहनत कर रहा है कि नहीं अपनी तरफ से। इतने लोगों ने नहीं किया था। अच्छा कितने लोगों ने कॉपी एक बार दोबारा खोली है इस क्लास में आने से पहले? मैंने 5 मिनट का एक ब्रेक भी दिया था ना क्लास की शुरुआत में तुम लोगों के कहने पे, उसमें किसी ने कॉपी खोल के देखा कि ऐसे उड़ा दिया टाइम? हाँ चलो कुछ और हैं जिन्होंने कॉपी खोली है,
चैतन्य कुशल, आई थिंक कुशल की तबीयत थोड़ी कम अच्छी है। महेविश का हैंड रेज ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। चैतन्य थोड़ा सा अपन को रिवीजन करके आना है मेरे भाई, अदरवाइज जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी। हाँ देखो मैं सच बता रहा हूँ, मैं फोर्स नहीं करता बच्चों को, कभी नहीं बोलता कि तुमको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं बात कर लेता हूँ सीधा। ठीक है, तुम लोगों से कुछ लोगों ने अभी भी होमवर्क सबमिट नहीं किया है और मुझसे बात भी नहीं की है, मैं भी उनका नाम नहीं लूंगा क्लास में, ठीक है, बट कर लो। मतलब फायदा भी तुम्हारा नुकसान भी तुम्हारा, ऐसा है ना। आई एम अ न्यूट्रल, बस मैं दृष्टा हूँ, दृष्टा। हाँ तेजस पढ़ो। v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t और बीटा इज अ कांस्टेंट। क्वेश्चन लिखता है 1 मोल गैस के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और बताओ। और डेल्टा टी 1 डिग्री है। डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ, गैस का जो राइज इन टेम्परेचर है राइट। 1 डिग्री सी दिया है। हाँ ठीक है, 1 डिग्री सी दिया है। फिर बोलो आइडियल गैस है, ठीक है, और yes, बोलो और हमें क्यों निकालना है? क्यों Heat निकालना का- है। ठीक है, तो क्यों निकालने के लिए हमारे पास कुछ कुछ ऑप्शंस दिए हैं। अब हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच के साथ बात करते हैं, है ना। क्यों निकालना है, तो अब हमने देखा क्यू को निकालने के 2 तरीके हैं। या तो तुम्हें सी पता हो, है ना, सी के जरिए तुम क्यू निकाल लोगे डायरेक्ट, लेकिन अगर सी पता हो डेल्टा टी पता हो, तो अब ना मैं एक आप लोग को उस नई वाली अप्रोच बताता हूँ जो तेजस ने अप्रोच की है। उसके पहले अपन कुछ नई अप्रोच ट्राई करते हैं। किसी भी एक ऐसी प्रोसेस के लिए जिसको अपन नाम दे सकते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, इसको अपन इस तरह से लिखते हैं पी वी पर गामा इज अ, मतलब ये लोग पी वी पर पी इंटू वी पर एन इज अ कांस्टेंट। अब ना एक मिनट देखता हूँ तुम्हारी बुक कैसे बताती है इसको, मैं तो इसको ऐसे लिखता हूँ, बट अलग अलग जगह अलग अलग डिनोशन रहता है। पता नहीं तुम्हारी बुक में है कि नहीं, बट तुम पढ़ लो, नहीं भी है तो भी तुम पढ़ लो। सपोज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर भी तुम पढ़ लो। सपोज एक प्रोसेस है ऐसी, पी वी पर एन इज अ कांस्टेंट, ठीक है, पी वी पर एन इज अ कांस्टेंट। तो ऐसी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए अगर मुझे हीट पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, हीट, तो कैसे निकालें हम, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो ये एक इक्वेशन है कि हीट चेंजेस इनटू इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन, है ना। तुम वर्क डन जानते हो किसी एडियाबैटिक के लिए, एडियाबैटिक के लिए यही होता था, पी वी पर गामा होता था, बस यहाँ पे एन है। तो हम लोग वर्क निकाल लें अगर, और डेल्टा यू निकाल लें, ठीक है, तो सी की वैल्यू को लिख सकते हैं एन सी डेल्टा टी। बस जो भी आंसर आएगा उसको एन डेल्टा टी से डिवाइड कर दो। देखो हाँ, ऐसा। इससे तुम्हारे पास किसी भी गैस के लिए, अब ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, वर्क निकालो फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है, डेल्टा यू निकालो, वो तो सब प्रोसेस के लिए सेम होता है, ठीक है, एंड देन इस वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो डेल्टा यू क्या ऐसा होता है, एन सी वी डेल्टा टी, है ना, होल बाय एन डेल्टा टी प्लस वर्क निकालो। मैंने तुम्हें वर्क निकालना सिखाया है इंटीग्रल पीडीवी करके, तो इसके लिए इंटीग्रल पीडीवी करो और वर्क निकालो, देखो क्या आता है ना। मतलब ये तुम लोग खुद प्रूव करोगे तो मजा आएगा, नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना। फिर ऊपर नीचे एन और डेल्टा टी कट गया, है ना। जब इसको आगे बढ़ाओगे तो आंसर ऐसा कुछ बन के आएगा, देखो, सी वी प्लस डब्ल्यू बाय एन डेल्टा टी। अब ये जो डब्ल्यू बाय एन डेल्टा टी है ना, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास ऐसे निकल के आएगी, देखो, फाइनल आंसर मतलब कुछ इस तरह से होगा, सी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर अपॉन 1 - n, समथिंग लाइक दिस। ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए होता है। ये कैसे आया सर, ये वाला कैसे आया आंसर, तो ये तुम्हें निकालना है, ठीक है, ट्राई करना है। तो ये अपना होमवर्क है यहाँ पर, इसको प्रूव करके दिखाओ, सबके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं 2-3 लोग कर रहे हैं, अरे सर ने बोला है तो होगा, अरे भैया प्रूव करो, हाँ, प्रूव इट आउट। कि सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, और ये कहलाता है हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस विच इज गिवन बाय पी वी पर एन इज अ कांस्टेंट। लिख लो, दिस इज स्पेसिफिक हीट फॉर a process for which equation is given by
PV पावर n इज अ कांस्टेंट। अगर PV पर n कांस्टेंट है तो हमेशा इस इक्वेशन से तुम स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जो मेथड मैंने कल अपनाया था उसके बजाय तुम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। देखो कैसे। सो अगर सपोज मुझे हीट निकालनी है, हीट क्या होती है? हीट का फॉर्मूला होता है एन इंटू सी टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। क्वेश्चन में एन भी दिया है, डेल्टा टी भी दिया है ना, सिर्फ सी नहीं दिया है। अगर मुझे सी मिल जाए इस प्रोसेस के लिए तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? क्या निकाल सकता हूँ? हीट। तो अब इसमें डाल देते हैं वैल्यूज। तो ये 1 है और ये भी कैसा है? 1। तो आंसर कैसा आ जा रहा है? इक्वल टू सी, न्यूमेरिकली इक्वल टू सी आएगा। अब ये सी कैसे निकालें? सी तो हो जाएगा सी वी प्लस आर बाय 1 माइनस एन। लेकिन ये एन क्या है? एन वो है अगर गैस में इस तरह से हम इक्वेशन लेके आए, पी वी पर एन इज अ कॉन्स्टेंट। लेकिन आप बोल सकते हो अरे सर यहाँ तो वी और टी के टर्म्स में दिया है, पी और वी के टर्म्स में तो नहीं दिया है, तो यहाँ तो हम फंस गए। अब कैसे निकले इस जंजाल से? ये कैसे कन्वर्ट कर लें इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन में? कोई बता सकता है? कौन सोच सकता है? जरा सोचो। अब मुझे अब ना क्या करना है, इस इक्वेशन से ऐसा कुछ लेके आना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो कौन कर सकते हैं। मैंने कराया है तुमको क्लास में, कल परसों की क्लास में, कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ इक्वेशन इनटू अनदर टाइप ऑफ इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। देखो कौन कौन कर सकते हैं, हैंड रेज करो। सोचो, अगर नहीं भी आता है तो भी सोचो, उन्मत्त होके सोचो, पागलों की तरह सोचो, उन्मुक्त होके सोचो, फ्री होके सोचो। कौन कन्वर्ट करना सोच सकता है? यस, देखे। अरे कराया है क्लास में, बुक्स से अपनी पुरानी पेजेस पलटो, मिल जाएगा। तुम्हारे पास वी, चैतन्य को भी करवाया ये कल, चैतन्य के हाथ से कराया। अगर तुम्हारे पास v और t के टर्म्स में इक्वेशन है, तुमको p और v के टर्म्स में लेकर आनी है। अब बताओ जल्दी से। चलो राहुल तुमसे बनवाते हैं। यहां देखो, बताओ आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है राहुल? pv इज PV is equal प्रोपोर्शनल to टू t। हाँ या ना? yes sir, अब yes sir, जब pv प्रोपोर्शनल टू t है, और ये वाली इक्वेशन क्या कह रही है बताओ? ये कह रही है कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। हाँ या ना? प्रोपोर्शनैलिटी कैसे निकालते हैं? कांस्टेंट और इक्वल टू को काट दो तो प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, yes sir, अब हमें क्या लाना है? प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन लेके आना है। इसका मतलब किसको हटाना पड़ेगा? तो टी को, टी को। यहाँ से हटा सकते हैं ना? कैसे निकालोगे yes बताओ? sir, बताओ बताओ, यहाँ से टी को क्या लिख सकते हो? बोलो। टी इज P प्रोपोर्शनल टू, T is proportional to PV, बस KPV, इसको यहाँ हटा देना, आंसर आ जाएगा कि नहीं? yes sir, बस, तो कुछ करना ही नहीं था। तो देयरफॉर वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू, बोलो क्या हो जाएगा? 1/pv। 1 by PV, इसका मतलब यहाँ क्या लिख सकता हूँ? बोलो, इसको ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? p इंटू PV square is इज अ proportional कांस्टेंट, to 1 is equal to 1, है ना? इज इक्वल टू 1 नहीं, इज प्रोपोर्शनल टू 1। प्रोपोर्शनल टू 1 कुछ होता नहीं है, तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन pv। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? pv स्क्वायर इज अ कांस्टेंट। बोलो आ गया कि नहीं? yes sir, ऐसा फॉर्म आया ना भैया? yes sir, इजी था कि बहुत मुश्किल था? कोई ये सर बहुत विद easy इन था, सेकेंड्स आया कि नहीं? तो अगर ये आ गया तुम्हारे पास, इसका मतलब n की क्या वैल्यू है बोलो? 2, इसका मतलब ऑन कंपेयरिंग हमें समझ में आ गया कि n2 है। यहाँ डाल दे राहुल इस इक्वेशन yes को। sir, चलो करो फिर, क्या आ जाता है बताओ? so ये आ गया 2 is equal CV, to CV minus CV R, प्लस, हाँ गुड, CV माइनस आर, CV अपॉन, बोलो बोलो इक्वेशन बोलो, CV अपॉन, 1 minus 2 minus 1 हो जाएगा, मैंने कुछ दिया था क्या? मोनो है, डाई है, कैसी गैस है? सर उसका गामा नहीं दिया है ना, सिर्फ गामा के टर्म्स में आंसर दिया है। ठीक है। हाँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 - 2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे राहुल बोलो? CV CV minus R, माइनस आर। ठीक है, अब हमारे पास CV के लिए एक फॉर्मूला होता है क्या? अभी अभी अपन ने देखा था, राहुल पढ़ो तो। yes, बोलो। R upon gamma minus 1, बस, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें? बोलो बोलो, yes, कर दें क्या? हाँ, yes करो sir, फिर, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? बोलो। R बाय गामा माइनस 1 माइनस आर, आर कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 प्लस 1 minus, होल बाय गामा माइनस 1। हाँ या ना? देखो, हाँ सर, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से बताओ कितना आती है हीट? बोलो। हीट इज इक्वल टू देयरफॉर कितनी आ रही है बताओ? R into minus R
माइनस गामा अपॉन 1+1 है ना? हाँ हाँ हाँ, आर इंटू, बोलो सही बोल रहे हो, बोलो बोलो। टू माइनस गामा अपॉन गामा माइनस 1। 2 माइनस गामा अपॉन गामा माइनस 1, बोलो हुआ क्लियर? ओ यस या। चलो समझाओ सबको, विद इन 15 सेकेंड्स पूरे क्वेश्चन को समराइज करो। यस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Q इज इक्वल टू n सी समझाओ, डेल्टा। सबसे पहले समझाओ क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है और तुमने कैसे लगाया। यस सर हमें बोला गया सर 20 नहीं, तुम्हारे दोस्तों को बताना है। हाँ हाँ, चलो करो, बताओ, करो करो। क्वेश्चन में दिया है v इज इक्वल टू बीटा बाई टी फॉर आइडियल गैस वेयर बीटा इज कांस्टेंट, और हमें हीट निकालना है और टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज होता है। तो क्यू हमें पता है हीट इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, और एन इज और एन को हम लोग 1 लेंगे कांस्टेंट, उसको दिया 1 हुआ ले है ना, सकते हैं। ले यस सकते सर, हैं, नहीं दिया हुआ है। या हाँ सर 1 मोल लिया हुआ है। हाँ। और डेल्टा टी 1 है हम्म, दिया हुआ है इन क्वेश्चन। और बचा सी। ठीक है, अब सी के लिए हमने अभी अभी एक शॉर्टकट सीखा है। क्या होता है? सी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट फॉर एनी गिवन प्रोसेस इज गिवन बाय CV सी वी प्लस प्लस R आर बाय 1 अपॉन माइनस माइनस N। एन। ठीक है, फिर अगला स्टेप इसमें हम लोग पी करो करो। होता है। पीवी और पार, एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है। ये क्या होता है? ये कौन सी प्रोसेस कहलाती है? पॉलीट्रोपिक। पॉलीट्रोपिक हाँ, प्रोसेस। मतलब ये और कोई भी जनरल प्रोसेस है। पॉलीट्रोपिक मतलब कोई भी एक जनरल प्रोसेस के लिए ऐसा होता है। मतलब तुम्हें क्वेश्चन में कैसी भी प्रोसेस दी जाए, तुम उसको इस टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ये इसका मीनिंग है। हाँ बोलो बोलो, आगे बोलो। और हमें पता है कि पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, एंड क्वेश्चन में पाई, दिया पाई ये कहाँ से आ गया? कौन से रिलेशन से? आइडियल गैस रिलेशन से दिया है ना, आइडियल। आइडियल गैस है, हाँ यस इसीलिए। सर। ठीक है, फिर और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो तो यहाँ फ्रॉम पर दैट, टी की जगह पीवी रख दिए, है यस ना? सर, हाँ, फिर वहां से ये रिलेशन आ गया, फिर इसको कंपेयर किया और क्या निकाल लिए? एन निकाले, और एन एन की को वैल्यू सीधा 2 आ यहाँ डाल गई। दिए, है ना? एन यस सर। आया और एन को यहाँ डाल दिए। जब एन को यहाँ डाले तो हमारे पास सी निकल आया, सी से क्यू बन गया। एक और ऐसे ही मिलता जुलता सवाल बनाते हैं, सबको ट्राई करना है, ठीक है? अब मैं सबके हैंड रेज देखना चाहता हूँ। Let's become a little more बुद्धिमान, a little more काबिल with this question. Question is on your screen. Question is on your screen. तो क्वेश्चन लिखो सभी लोग। हमारे पास क्वेश्चन लिखता है कि वॉल्यूम चेंजेस विथ टेम्परेचर एज दिस इक्वेशन डिक्टेट्स। मतलब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ ऐसे चेंज हो रही है, V इज इक्वल टू KT स्क्वायर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन सेज दैट 1 मोल ऑफ अ गैस एक्सपैंड्स विद द टेम्परेचर। मतलब गैस का जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है 1, एंड जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंजेस बाय 60 डिग्री सेल्सियस। तुमको बहुत सारे सवालों में सिमिलर पैटर्न मिलेगा, टेम्परेचर चेंजेस बाय 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट करो व्हाट इज द, फाइंड आउट करो व्हाट इज द, ये चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, पहली चीज फाइंड करो, अगर मैं इस गैस को PV पर N के इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखता हूं इस प्रोसेस को, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N? पहली चीज ये फाइंड करनी है। सेकेंड, इस गैस के लिए स्पेसिफिक हीट क्या है? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर द प्रोसेस, कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ गामा। ठीक है, कैपेसिटी, आप गामा को एडियाबेटिक कांस्टेंट मान लो। आप गामा को एडियाबेटिक कांस्टेंट मान लो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है प्रोसेस के लिए। ठीक है, थर्ड पार्ट, हम लोगों को इस गैस के लिए बताना है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज लिबरेटेड, राइट? देन क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि व्हाट इज द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। अगर ये दोनों आ गए तो तुम निकाल लोगे व्हाट इज द वर्क डन बाय फर्स्ट लॉ। ठीक है, शुरू करो। किस किस को कॉन्फिडेंस है कि वो शुरुआत तो कर सकते हैं अच्छे से? वो लोग हैंड रेज करो। लेट मी सी, शुरुआत का किस में दम है कि हाँ सर मैं शुरुआत तो कर लूंगा, एंड तक पहुंचे वो सेकेंडरी है। चलो शुरुआत करने का जिनमें फेथ है वो लोग हैंड रेज करो। अरे भैया सब कर लो यार,
नाम मात्र के लिए, मुझे दिखाने के लिए कर लो बस। अरे फटाफट हैंड रेज करो भैया। ओके चलो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है करते जाओ। हो गया क्या? शुरुआत हो गई सबकी? शिवांजलि हैंड रेज करो भाई, कर सकती हो तुम। तेजस प्लीज रेज योर हैंड, यू कैन स्टार्ट ऑफ। यस गो अहेड। महिवेश हैंड रेज कर लो यार सब लोग, मुझे मेरा दिल खुश करने के लिए कर लो, बट कर लो। टाइम टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं लेना है, टाइम टेंडिंग टू जीरो लेना है। चलो सॉल्व करते हैं। ओके जिसका जिसका पहले आ गया, पहला ऑप्शन आ गया, 1 मिनट क्वेश्चन, जिसका पहला ऑप्शन आ गया वो लोग हैंड रेज, हैंड डाउन कर लो। पहला पार्ट आ गया जिसका, हैंड डाउन कर लो एक बार। हाँ कुशल बोलो। सर वो इसके पहले वाले क्वेश्चन में चेंज ऑफ टेम्परेचर को हम केल्विन में क्यों नहीं लिया? मैंने परसों बताया था ना, कि कल परसों, कि अगर आप चेंज ऑफ टेम्परेचर लेते हो तो जितना चेंज ऑफ टेम्परेचर केल्विन में होता है उतना ही चेंज ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है। मतलब इफ टेम्परेचर चेंजेस बाय 30 केल्विन, दैट इज इक्विवेलेंट टू टेम्परेचर चेंजिंग बाय 30 डिग्री सेल्सियस। ओके समझ में आई? यस सर। हाँ, चेंज ऑफ टेम्परेचर इज सेम ऑन बोथ स्केल्स। मतलब टेम्परेचर वैल्यू इज नॉट सेम, but a change of temperature of 30 Kelvin is equal to a change of temperature by 30 degree Celsius. क्लियर हो रही है क्या बात? यस सर। हाँ हाँ, इसको एज अ नोट लिख लो अपने फॉर्मूला कॉपी में कुशल, कि a change of थर्टी डिग्री सेल्सियस is equal to change of 30 Kelvin and so on। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस का 1 केल्विन ऐसा। हाँ चलो ट्राई करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, आयुष एक बार बनाने की कोशिश करो, क्या करोगे? हाँ बोलो। हमारे पास v is directly proportional to kt square, मैं क्या लिख सकता हूँ? v is proportional to t square, राइट right? अब हम क्या जानते हैं? pv is proportional to t by ideal gas equation। हमें क्या चाहिए? इक्वेशन है p और v चाहिए, मतलब क्या निकालना पड़ेगा? t। t की जगह क्या लिख सकता हूँ आयुष बोलो? pv लिख लो, pv का होल का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा आयुष? नेक्स्ट स्टेप। तो इसको p स्क्वायर v स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, p स्क्वायर v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू v। यहाँ से क्या आ जाएगा? p v या p स्क्वायर तो v को इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय v, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? p स्क्वायर v इज सम कांस्टेंट। देख लो सही है क्या? यस सर। अब ये आ गया, अब क्या करें? अब तो अटक गए, क्योंकि तुमको तो p v पर n एज अ कांस्टेंट चाहिए था। तो सर जब वहाँ पर लोग p स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v लिखे हैं, तुम्हारी आवाज तो बहुत धीमे आ रही है, थोड़ा जोर से बोलोगे?
सर जब हम लोग p स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v लिखे हैं पी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है। तो वहाँ पे उसका पावर उधर शिफ्ट करके उसको हाफ लिख सकते हैं। हाँ, या तो इस इक्वेशन में भी तो हाफ कर सकते हो दोनों तरफ, कांस्टेंट का ये पावर हाफ कर दोगे उससे क्या फर्क पड़ता है, वो भी तो एक कांस्टेंट ही आएगा, है ना। तो दोनों तरफ टू द पावर हाफ कर दो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। यहाँ पर टू द दोनों तरफ पावर हाफ ले लो, करो कितना आ जाएगा बोलो। तो p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट v। दैट इज p p e रूट पावर v 1/2 इज अ कांस्टेंट, है कि नहीं। यस सर। इसका मतलब n किसके इक्वल आ रहा है, अब तुम इसको और इसको कंपेयर करो, n किसके इक्वल आ रहा है, हाफ। हाफ के। चलो बढ़िया, n हाफ के इक्वल आ गया। अब क्या करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी खोजनी है। जरा बोलो फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी अपन ने देखा। हाँ, देख के बताओ। cv प्लस r बाय n 1 माइनस n। CV, C इज इक्वल टू CV प्लस R बाय 1 माइनस n, कर दो, सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो जाएगा ये R बाय, इसको क्या लिख सकता हूँ, R बाय गामा माइनस 1, है ना। यस और सर। ये क्या हो जाएगा, R बाय 1 माइनस हाफ, है कि यस नहीं? सर। कितना आ जाता है जरा बताओ। तो हाफ हो जाएगा 2r। यस सर। सो 2r, तो r बाय गामा माइनस 1 प्लस 2r इज द आंसर। इसको तुम हम अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो। लेट्स से अगर तुम r कॉमन ले लेते हो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 गामा माइनस 2 होल बाय गामा माइनस 1। सही कह रहा हूँ क्या, देखो, यस है ना। आंसर क्या आएगा बोलो, r टाइम्स ऑफ 2 गामा माइनस 1 होल बाय गामा माइनस 1। आ रहा है, देखो एक बार चेक करो, ऐसे ही आ रहा है कि तुम्हारा भी। कुशल एक बार चेक करके बताओ, यही आ रहा है तुम्हारा भी आंसर। तेजस, चैतन्य एक बार चेक करो, सबका आंसर सेम आ रहा है। Yes. एवरीवन प्लीज काइंडली चेक एंड कंफर्म। आ रहा है यस तेजस, ठीक है, कूल, Yes. धन्यवाद, कूल कूल कूल। अब इसको ना सब लोग कॉपी मत करना, अगर तुमसे फर्स्ट बार में नहीं बना है तो बस ध्यान से ऑब्जर्व करो मैंने क्या किया और फिर खुद से अपनी कॉपी में करो, ये इंपॉर्टेंट है। ये वो पॉइंट है जहां तुम्हें सुधरना है ना। ध्यान से देखो मैं कर क्या रहा हूँ, हाउ एम आई गोइंग स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, एक प्रॉब्लम से हम कैसे दूसरे प्रॉब्लम, एक स्टेप से हम कैसे दूसरे स्टेप पे जा रहे हैं, वो ऑब्जर्व करो, वहां से सीखो। डोंट जस्ट कॉपी कैट, मतलब यहाँ से देख के अपन उतार दे तो कोई मतलब नहीं हुआ मेरे साथ पढ़ने का। ऐसा तो तुम इंटरनेट पे किसी भी वीडियो पे कर सकते हो। और जिस स्टेप पे अटको क्लास के एंड में मुझसे पूछो, या जो भी नेक्स्ट क्लास से पहले आके पूछो, लेकिन दैट इज व्हाट आई एम एमिंग। पता है फिजिक्स में डिस्कशन बहुत प्यारी चीज होती है, मतलब फिजिक्स में क्या, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। चलो अब, लेकिन क्लास के एंड में अब हीट निकालनी है, तो हीट क्या होती है जरा बताइए विराज जी, यहाँ आप थोड़ा सा टिप्पणी कीजिए। हीट क्या होती है बोलो। n delta t हीट इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, nc delta t yes ठीक है। अब n कितना दिया हुआ है, कितने मोल्स ऑफ गैस लिया है, 1, है ना। तो यहाँ 1 डाल देते हैं। c कितना ले लें विराज, r बाय r इंटू 2 गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। डेल्टा टी कितना दिया हुआ है विराज, 60 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो रहा है, तो क्या 60 केल्विन से चेंज होगा या कुछ और होगा, सर 60 डिग्री केल्विन से भी चेंज होगा। ठीक है, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ऐसा आ जाएगा, है ना। एंड जो भी फलाना फलाना आंसर। फिर नेक्स्ट स्टेप बताओ कैसे बनाए, डेल्टा यू कैसे निकलेगा बोलो बोलो बोलो। डेल्टा यू इज इक्वल टू, हमेशा इसकी एक ही वैल्यू होती है, एन सी वी डेल्टा टी। कुछ मुश्किल तो नहीं है, ये 1 है। सी वी कितना होता है, आर बाय, बोलो आर बाय गामा माइनस 1, ठीक है। डेल्टा टी कितना है 60, तो कैसा आ गया 60 आर बाय गामा माइनस 1। क्लियर है क्या, यस सर। ओके। चैतन्य वर्क निकालना है आप, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताओ चैतन्य कितना होता है। हेलो हेलो हेलो, चैतन्य कहाँ गायब हो गए, चैतन्य नहीं है क्या क्लास में, ओ भैया, अरे चलो विराज तुम ही कंटिन्यू करो, कैसे बताओगे। हाँ सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या स्टेट करता है, हीट q is equal to u plus delta heat supplied delta u changes plus to heat supplied changes to internal energy and work done। work। हमेशा ना ऐसे इसी लाइन में बोलो,
ये अगर ये जो तुम बोल रहे हो इससे कभी कभी हम लोग पॉजिटिव क्या है वो भूल जाते हैं, इसीलिए क्या बोलोगे हीट सप्लाइड चेंजेस टू इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, हीट कितनी Q है minus 60 delta U. Yes, टाइम्स sir. आर इंटू 2 गामा माइनस 1 होल बाय गामा माइनस 1, ये हीट है। और इंटरनल एनर्जी तुम निकाल चुके हो 60 आर बाय गामा माइनस 1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वर्क आ जाएगा। सही कह रहा हूँ, Yes, sir. देख लो, है ना। सो इस तरह से हमारे पास अलग अलग पैतरे हैं, अलग अलग तरीके हैं वर्क निकालने के। तो अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में डेल्टा यू और क्यू आ गया, उससे भी तुम वर्क निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है हर बार तुम्हें इंटीग्रल पीडीवी करना है। मतलब आई एम जस्ट टीचिंग यू ऑल डिफरेंट वेज ऑफ अप्रोचिंग द सेम आंसर। कल एक अप्रोच जो हमने एंड में किया था ना क्लास में, उससे भी तुम इस सवाल को बना सकते हो। ठीक है, उससे भी तुम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, सेम क्वेश्चन, इसके पहले वाला भी। दे आर डिफरेंट वेज, मतलब मैं ये समझा रहा हूँ। अब यहाँ से 60R होल बाय गामा माइनस 1, बताओ तो क्या आ जाएगा, 2 गामा माइनस, बोलो बोलो, 2 गामा माइनस 2. माइनस 1, ऐसे होगा क्या, देखो। Yes, sir. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 गामा माइनस 2, राइट, है ना। Yes, sir. तो 60R और 2 गामा माइनस 2, मतलब 2 कॉमन निकल जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1, देखो आ रहा है क्या, ऐसे ही। Yes, sir. और इसका मतलब ऊपर नीचे गामा माइनस 1 कट जाएगा, Yes, sir. इसका मतलब वर्क कितना आ जाएगा, 120 R. 120R। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, अगर मैं सपोज कह देता कि ये साइकिल, या साइकिल तो नहीं, चलो सपोज टाइम दे देता कि टी नॉट टाइम में हो रहा है, तो पावर कैसे निकालते, 120R बाय टी नॉट, है ना। Yes, sir. ठीक है, मतलब ये प्रोसेस इतनी देर में हो रही है, तो कितना पावर डिलीवर हो रहा है उस प्रोसेस के द्वारा, दैट कुड हैव बीन आस्क्ड, राइट। सो दिस इज द थिंग। एक बार देख लो सब लोग हमने कैसे किया, बस गो थ्रू द क्वेश्चन वन बाय वन, सी एवरी स्टेप। शिवांजलि, माइक अगर काम कर रहा हो तो थोड़ा सबको जरा ज्ञान दो, समझाओ हमने कैसे बनाया। ओके, हो गया क्या, सभी लोगों ने लिखा, देखा अच्छे से क्वेश्चन को। राइट, आगे देखें, ये प्रोसेस भी देख लो एक बार, जस्ट हैव अ लुक, ध्यान से देखो हमने क्या किया। डन। अब कई बार ना तुम्हारे पास क्वेश्चन में पिस्टन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं मतलब क्वेश्चन में पिस्टन के ऊपर सवाल पूछ लिए जाते हैं। सो देखो कैसे, तो कई बार पिस्टन मासलेस होता है, कई बार पिस्टन के पास मास भी होता है। तो याद है फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था पिस्टन क्या है, बेसिकली एक ऐसा हमारे पास लेट्स से अगर एक सिलेंड्रिकल वेसल है, सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर के फॉर्म में एक वेसल है और उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इस तरह से, इसके ऊपर आपने यहाँ एक पिस्टन फिट कर दिया है ऐसा।
ठीक है, ये ऊपर नीचे हो सकता है और गैस किसी तरह का वर्क कर सकती है ऑन द पिस्टन। ठीक है, अब अलग अलग तरह का ऐसे पिस्टन हो सकते हैं, राइट। इसको अगर आप सामने से देखोगे फ्रॉम दिस साइड, द फ्रंट व्यू, देन द फ्रंट व्यू विल लुक लाइक अ रेक्टेंगल, राइट। नाउ हैव अ लुक, यहाँ देखो सभी लोग, आपने क्या किया, यहाँ पे एक पिस्टन फिट किया हुआ है, राइट, एंड ये लेट्स से इस पिस्टन के अंदर एक गैस भरी है, ठीक है, राइट। इन एनी कंडीशन क्वेश्चन कहता है इसकी जो वॉल्स है ना, वो हीट को कन्वे नहीं कर सकती। हीट को क्या नहीं कर सकती, कन्वे नहीं कर सकती, मतलब बाहर से अंदर और अंदर से बाहर हीट नहीं जा सकती। सो ऐसी वॉल्स को हम एडियाबेटिक वॉल्स भी बोलते हैं, या एथर्मिक वॉल्स, मतलब ऐसी वॉल्स जो थर्मल यानी कि हीट एनर्जी का कन्वेइंग अलाउ नहीं करती हैं, राइट, एडियाबेटिक वॉल्स है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। किसी गिवन अमाउंट ऑफ टाइम पर अगर मैं ऐसे ही पूछ लूं इसके अंदर का प्रेशर कितना है, तो इसके अंदर का प्रेशर वही होगा जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। सिंपल बात। क्यों? क्योंकि कोई भी सिस्टम अगर एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो एटमॉस्फेयर इंश्योर करता है कि अंदर बाहर प्रेशर सेम हो जाए। हमारा एटमॉस्फेयर इतना मजेदार है। तो अब यहां पर एटमॉस्फेयर इंश्योर करेगा कि अंदर और बाहर प्रेशर सेम है, लेकिन लेट्स से अगर आप उस सिस्टम के अंदर किसी तरह का चेंज लेकर आते हो, किसी सिस्टम का उसमें अंदर किसी तरह का चेंज लेके आते हो, और यहां पर ऊपर आपने एक एम मास रखा हुआ है, ठीक है। लेट्स से पिस्टन का जो मास है वो कैपिटल एम है। हर बार जरूरी नहीं है पिस्टन मासलेस हो। अंदर लेट्स से जो गैस प्रेशर लगा रही है, लेट्स से वो पी नॉट है। इस पूरी जगह की का जो लेंथ है यहाँ पर ऐसा, वो अगर एल नॉट दिया हुआ है इनिशियली, ठीक है, और ये जो पिस्टन है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, सीएसए भी बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज गिवन एज ए नॉट, या ए ले लो, ठीक है, मतलब वो सर्कुलर एरिया, कई बार रेडियस भी दे देता है तो तुम पाई आर स्क्वायर कर लेना, ठीक है। तो एरिया दिया हुआ है ए। अब क्वेश्चन कहता है, मतलब तुम इससे बेसिकली वॉल्यूम निकाल लोगे लेंथ और एरिया को मल्टीप्लाई करके। तुमको क्वेश्चन क्या कहता है पता है? ये गैस आइडियल इन नेचर है, एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, तुम्हें इस गैस का टेम्परेचर बताना है, तुम्हें इस गैस का टेम्परेचर बताना है, ठीक है। तुम मान सकते हो कि ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो पी नॉट है, या पी नॉट नहीं, ये पी नॉट लिया है ना, पी मान लो। ऊपर से जो गैस का प्रेशर लग रहा है वो पी नॉट है। इस गैस का इस वक्त कितना टेम्परेचर होगा ये गैस करना है, गैस तो नहीं मतलब कैलकुलेट करना है। तो देखो मैं सॉल्व करता हूँ, सिंपल फंडा है कभी, और क्वेश्चन कहता है सिस्टम इक्विलिब्रियम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? नेट फोर्स जीरो। राहुल एक चीज बताओ, आई थिंक कार्तिकेय है ना क्लास में, कार्तिकेय एक चीज बताओ। नहीं, कार्तिकेय भी गायब हो गया भैया, ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हैं सब? सबके नेटवर्क खराब हो रहे हैं। राहुल एंड कार्तिकेय गॉट मिसिंग, चैतन्य आल्सो गॉट मिसिंग। ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा है? मत करो भैया ऐसे, नेटवर्क सुधरवाओ। बाकी लोग हैं? चैतन्य, बन गए क्या? बनाया किसी ने? आगे यहाँ से ट्राई करो। किसने किसने ट्राई किया है? एक बार जरा हैंड रेस करो। किसने ट्राई किया है? बाकी लोग हैंड ऑन कर लो। एफ नेट जीरो है, एफ नेट जीरो है।
आयुष ट्राई कर सकते हैं, विराज, कुशल, एवरीवन, तेजस, महिवेश, लगाओ लगाओ सवाल लगाओ, शिवांजलि। मुझे बताओ यहाँ पर सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में, तो सपोज मैं इस, आप इन दोनों में से ना किसी भी एक को कंसिडर कर सकते हो। लेट्स से आप अज्यूम करो अपन दोनों नहीं लेते हैं, अगर अपन एक भी लेते हैं, लेट्स से अगर तुम पिस्टन को थोड़ी देर के लिए मासलेस मान लो, ठीक है, पिस्टन को सपोज हम मासलेस मानते हैं, तो जरा बताना पिस्टन पर या इस मास पर और पिस्टन पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, उनका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो इस मास पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं बताओ तो। आयुष, एक फोर्स काम कर रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, कैसा फोर्स है, पुशिंग फोर्स, मतलब ऊपर की तरफ काम कर रहा होगा, राइट। और बोलो, एक उसका होगा उसका खुद का वेट mg, नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, सही कह रहा हूँ, देख लो। हेलो, हाँ। अब बताना जरा, हमें ये तो समझ में आ गया, अब ऊपर से क्या काम कर रहा होगा इस पर, प्रेशर। प्रेशर, कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, मतलब फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, मतलब फोर्स कितना हो जाएगा, P इंटू ए, राइट। तो अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं फॉर दिस एंटायर क्या, पिस्टन। तो पिस्टन के ऊपर नीचे की तरफ काम कर रहा होगा एक नॉर्मल रिएक्शन, राइट, ऐसा। इसका हमने खुद के वेट ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। लेट्स से अगर ले लोगे तो नीचे एक एक्स्ट्रा कैपिटल mg ऐड हो जाएगा, नहीं है तो नहीं ऐड होगा। सपोज अगर है, अगर सपोज यहाँ m है तो इस पर नीचे की तरफ एक एक्स्ट्रा mg काम करने लगेगा, ठीक है, अपने ऊपर है, मतलब पेपर सेट करने वाले के ऊपर है, ठीक है। और जरा बताओ क्या काम करेगा इस पिस्टन के ऊपर, ऊपर की तरफ से आयुष, ऊपर की तरफ से क्या काम करेगा, एटमॉस्फेरिक फोर्स क्या हो जाएगा, P इन प्रेशर इनटू एरिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया, राइट। वैसे ही गैस भी कुछ प्रेशर लगा रही होगी, कितना हो जाएगा वो बोलो। उसकी डेंसिटी रो नॉट है क्या, ये प्रेशर, क्या क्या बोलो, तो वो पी नॉट है कि रो नॉट है। ये P नॉट इज द प्रेशर इनसाइड द सिस्टम, गैस का प्रेशर है, क्या हो जाएगा बोलो, P नॉट, है पी ना, नॉट। ठीक है। और अब हम क्या लिख सकते हैं, ये L कितना होगा, L नॉट किसके इक्वल होना चाहिए, मतलब अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या करें, यहाँ से P नॉट प्रेशर लग रहा है, मतलब P नॉट इंटू ए का फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। अब क्या करते हैं, नेट फोर्स 0 है इसे, इसीलिए नेट अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्सेस कर दें, क्या इक्वेशन आएगी बताओ, ऊपर की तरफ लगने वाला P नॉट ए इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा बोलो, हाँ बोलो बोलो, तो ऊपर की तरफ पी ए प्लस पिस्टन का प्लस mg, ऐसे ही होगा, यस। ठीक है। अब n की कितनी वैल्यू है, स्मॉल mg डाल दें यहाँ पे, क्या हो जाएगा, पी ए प्लस स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg इज इक्वल टू पी नॉट ए। यहाँ से हमारे पास पी नॉट की वैल्यू आ गई। तुमको क्वेश्चन में क्या बोलता है, टेम्परेचर फाइंड आउट करो इस गैस का जो अंदर भरी हुई है। अगर आइडियल गैस है, सपोज अगर आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के लिए क्या होती है इक्वेशन, जरा बताओ आयुष। P इक्वल टू nRT। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू एन आर टी नॉट। हमें टी नॉट निकालना है, क्या हो जाएगा, टी नॉट विल बी पी नॉट वी नॉट बाय आर इंटू एन। अब हमारे पास यहाँ से पी नॉट निकल आएगा, देखो सही कह रहा हूँ, क्या हो जाएगा, पी नॉट विल बी पी प्लस एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी बाई ए। देख लो आ रहा है क्या ऐसा कुछ आयुष, सब्स्टिट्यूट कर ले, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1/nr इंटू वी नॉट। वी नॉट की जगह क्या लिखोगे, वॉल्यूम इज गिवन बाय एरिया इंटू लेंथ, क्या हो जाएगा बोलो, एल नॉट इंटू ए। एल नॉट इंटू ए। और पी नॉट की जगह क्या लिख दे, पी प्लस एम जी बाई ए, है ना। अब हम चाहें तो इस ए को वापस मल्टीप्लाई करके उड़ा सकते हैं, ठीक है, हमारे ऊपर है, मतलब कैसे अब यहाँ से आगे बढ़ना है, जो भी जैसा भी तुम्हें क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हों, ठीक है। तो एल नॉट ए बाय एन आर पी प्लस एम बाय ए इंटू जी, दिस इज द लॉजिक। क्लियर हुआ क्या आयुष अपन को सवाल,
कैसे Yes. निकला? क्लियर हो रहा है आयुष? Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे ही ना अलग अलग तरह के सवाल बन सकते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो एक और चीज रखो, सपोज अगर हमारे पास कभी ना ऐसे दो पैटर्न, ऐसे दो, एक बड़ा सा चेम्बर दे दिया जाए, इस चेम्बर के बीच में हमने एक छोटा सा यहाँ पे डिवाइडर लगा के रखा है, ठीक है, ऐसा छोटा सा ऐसे डिवाइडर लगा के रखा है, और यहाँ पर अगर वैक्यूम है, ठीक है, और यहाँ पे कोई गैस भरी हुई है, तो सपोज अगर गैस एक्सपैंड करने की कोशिश करती है तो क्या होगा, ये इसको इधर धकेलेगी और ऐसे फैलती चली जाएगी। तो ना जब भी कभी ऐसा हो, कोई ऐसा फिनोमेना हो जिसमें आपके पास दो चेम्बर्स बने हुए हैं, तो हमेशा याद रखना कि वर्क डन बाय द गैस इन सच केस इज जीरो। ये खास केस है जब आपके पास एक चेम्बर के एक तरफ गैस भरी हुई है और एक तरफ वैक्यूम है, ऐसे केसेस में वर्क डन बाय द गैस इज जीरो। ये लिख लो अपने पास। इसीलिए जीरो होता है क्योंकि वैक्यूम का मतलब है कोई प्रेशर ही नहीं है, वैक्यूम का मतलब है कोई प्रेशर ही नहीं है। तो कोई प्रेशर नहीं है मतलब गैस को एक्सपैंड करने के लिए, गैस को एक्सपैंड करने के लिए किसी तरह का प्रेशर का कोई मतलब, जब प्रेशर है ही नहीं, जीरो प्रेशर में गैस एक्सपैंड हो रही है, तो जीरो प्रेशर में गैस एक्सपैंड करने का मतलब है ये यहाँ पर इस जगह पे जीरो आ गया, तो वर्क डन जीरो हो जाता है इस वजह से, बिकॉज वैक्यूम इज नथिंग बट जीरो प्रेशर, कुछ है ही नहीं अंदर वहां पे, ठीक है। तो इसको लिख लो अपने पास, बिकॉज वैक्यूम का मतलब क्या है, जीरो प्रेशर, मतलब ये, मतलब चाहो तो लिख सकते हो, राइट। सपोज अब तुम्हारे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया कि यू आर गिवन विथ अ मिक्सचर, ठीक है। अब मिक्सचर के केसेस लेते हैं अलग अलग तरह के मिक्सचर, ठीक है। तो सपोज आपने एक मिक्सचर लिया जिसमें आपने एक गैस ली, ठीक है, लेट मी टेक, लेट्स से क्वेश्चन देखो कैसा आता है, एक ऐसा चेम्बर है, चेम्बर में तुम्हारे पास इस तरह से एक स्लिटिंग, ऐसे स्लिट लगी हुई है, तुम उसको ऐसे हिला सकते हो, ठीक है, यू कैन मूव दिस स्लिट, या यू कैन ऑल्सो रिमूव दिस स्लिट। तो अगर तुमने स्लिट रिमूव कर दी ना, तो क्या होगा, ये दोनों यहाँ वाली और यहाँ वाली गैसेस मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर सपोज यहाँ पर जो गैस है, लेट्स से दिस इज हाइड्रोजन, एंड लेट्स से यहाँ पर जो गैस है दिस इज हीलियम, ठीक है। यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है और यहाँ पे हमारे पास 4 मोल्स ऑफ हीलियम है। क्वेश्चन कहता है इस ये जो पार्टीशन है इसको हम रिमूव कर देते हैं, तो पार्टीशन के रिमूव करने से क्या होगा कि दोनों गैसेस आपस में मिल जाएगी, वेरी सिंपल, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिलेगी, मतलब दोनों के लिए जो फाइनल टोटल वॉल्यूम होगी वो सेम होगी, बिकॉज अगेन दिस इज अ चेम्बर, चेम्बर की तुम वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो क्वेश्चन अगर सपोज आपसे पूछ ले ऐसे केस में, फाइंड आउट व्हाट इज द इक्विवेलेंट मोलर मास, इक्विवेलेंट मोलर मास मतलब जो नई गैस बन के आई उसका अगर मैं मॉलिक्यूलर मास लूं, नई गैस मतलब एक्चुअली तो वो एक मिक्सचर है, लेकिन अगर वो मिक्सचर न होकर कोई और गैस होती तो उसका मोलर मास कितना होता। तो इक्विवेलेंट मोलर मास, इस तरह के सवाल कई बार ना केमिस्ट्री वाले पार्ट में आते हैं, बट ठीक है फिजिक्स में भी आ जाते हैं, आईआईटी में आते हैं इससे जुड़े हुए सवाल, ऐसे जुड़े हुए सवाल, पिस्टन वाले सवाल भी ना, आई थिंक तुमको आईआईटी 2004-2006 में ऐसे क्वेश्चन आए थे, तुमको मिलेंगे इस तरह के सवाल तुमको मिलेंगे। उसमें एक ऐसा, मैं अभी क्वेश्चन ओपन नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ऊपर एक छोटा सा होल है, मतलब पूरा नहीं ओपन कर रहा हूँ, होल है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे पिस्टन भरा हुआ है, एक पिस्टन है, तो अगर तुम पिस्टन को नीचे की तरफ खींचते हो और ऊपर होल बना हुआ है, तो ना जितना तुमको गैस की जरूरत है ना एयर ऊपर से, वो एयर आती जाएगी। देखो मैं तुमको क्वेश्चन बताऊंगा बट अभी नहीं, रुक जाओ, मतलब इट विल बी टू लाइक इजी टू ओपन, रुको आई विल टेल यू, वर्ड बाय वर्ड में लिखवाता हूँ। तो यहाँ देखो इक्विवेलेंट मोलर मास निकालना है सपोज क्वेश्चन में, तो उसका फंडा क्या है, हमेशा, क्योंकि ये इनके दोनों के अलग अलग मोल्स है ना, तो गैसेस ऑलवेज टेंड टू मिक्स इन देयर मोलर रेशियो, मतलब उनका जो भी मोलर रेशियो वो बरकरार रहेगा। तो अगर मुझे नेट इक्विवेलेंट मोलर मास निकालना है, इट विल बी गिवन एज N1, कहने का मतलब
जिसका मोल ज्यादा ना, फाइनल मोलर मास पे उसका प्रभाव भी ज्यादा होगा. सो N1 इंटू M1 प्लस N2 इंटू M2 होल बाय N1 प्लस N2. राइट? कहने का मतलब अगर दोनों में से किसी एक का मोल ज्यादा है, जैसे यहाँ पे हीलियम का मोल ज्यादा है, तो इस अगर जो मिक्सचर बन के आएगा उसका जो मोलर मास है ना वो हीलियम के मोलर मास के आसपास होगा. मतलब जैसे अगर इसका मोलर मास 2 है, ठीक है, और इसका मोलर मास लेट्स से 4 है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 4 के नजदीक आएगा. ये समझाना चाह रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है. इस इक्वेशन का ये मतलब है, इंटरप्रिटेशन समझो क्या मतलब है इस इक्वेशन का, ठीक है. तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो जाता है. हाँ कुशल सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो जाता है बताओ. सर पहले वाले का 4 आएगा हाइड्रोजन का. ठीक है, 4 आएगा इनटू उसके मोल्स कितने दिए हुए हैं 2, ठीक है, प्लस सेकेंड वाले के मोल्स कैसे दिए हुए हैं 4, और उसका मोलर मास कैसा होता है 4 ही होता है ना. डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे बोलोगे, 2 प्लस 4 होगा क्या, देखो ऐसा तो कैसा सर होता है. हाइड्रोजन का टोटल 4 होगा. टोटल 4 है, अपन को हाइड्रोजन का ही लेना है, H का नहीं लेना है, H2 का लेना है, ठीक है कुशल. गैस का मास लेना है, मोलर मास, ठीक है कुशल. सर लेकिन H2 का तो 2 होगा ना टोटल. मैंने 4 ले लिया तो हाँ, मतलब H2 लेना है, वही कह रहा हूँ 2. करो करो आगे करो, सही बोल रहे हो, गलती से लिखा था, बोलो बोलो आगे. 4 सर प्लस 20/8. 16 बाय 6. 8 6 6 सॉरी होगा ना. 6. हाँ, कितना हो गया 20/6 विच इज इक्वल टू 10/3. 10/3. हो रहा है क्लियर कैसे करेंगे ऐसे सवालों को कुशल. यस सर. ठीक है. सपोज अगर मैं इसी क्वेश्चन के लिए आप लोगों से पूछ लेता व्हाट इज द नेट इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर. अब तुमको ना ऐसे इंटरनल एनर्जी पे क्वेश्चन बताऊं कहाँ मिलेंगे, HCV के एग्जाम्पल में मिलेंगे और HCV के एक्सरसाइज में भी मिलेंगे. एक दो नहीं, कई सारे सवाल मिलेंगे ऐसे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल. ये तुम लोगों को थोड़े से करने भी है, प्लस तुम लोग चाहोगे तो अपन कुछ क्लास में भी बना लेंगे, ठीक है. थोड़ा सा करके आओगे क्या, मैं तुम लोगों को कुछ सवाल देता हूँ HCV के, रुको. तो अगर तुमने कभी भी दो गैसेस को मिक्स किया ना, तो फंडा ये है कि उनकी इंटरनल एनर्जी का सम हो जाता है. लिख लो इसको. ऑन मिक्सिंग द टोटल एनर्जी इज सम ऑफ इन टोटल एनर्जी मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी is sum of individual internal energies. Individual internal energies. मतलब अब जो नया मिक्सचर यहाँ पर बन के आया उसके लिए जो नेट इंटरनल एनर्जी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी बोलो कुशल. U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा U1 प्लस U2. हो रहा है क्लियर कुशल. यस सर. इसका मतलब अगर मुझे अब इस पूरे सिस्टम के लिए निकालना हो दैट व्हाट इज द नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या अगर मुझे सपोज CV प्रेडिक्ट करना हो तो मैं कैसे लिखूंगा. या हम क्या जानते हैं U इज इक्वल टू NCVT. NCV डेल्टा टी. ऐसे अगर मैं NCVT कहता हूँ U इज इक्वल टू डेल्टा U नहीं, U इज इक्वल टू, तो यहाँ ओके से सर. DU किसके इक्वल आएगा N. NCV DT. ठीक है, ठीक है. तो अब लेट्स से यहाँ पर हम वो चीज अप्लाई करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t. लेट्स से तो क्या हो जाएगा du बाई dt इज इक्वल टू du1 बाई dt प्लस du2 बाई dt. सब जगह से यस सर. dt कॉमन निकाल के लिए थोड़ी देर के लिए काट लेते हैं. अब हमारे पास du की क्या वैल्यू है NCV dt, सही कह रहा हूँ. यस सर. तो लिख दो NCV dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N1 NCV. CV1 dt प्लस N2 CV2 dt. लिख लो. अब क्या करें, ये हो जाएगा NCV इज इक्वल टू N1 CV1 प्लस N2 CV2. अब जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे दोनों के वो क्या हो जाएंगे, दोनों के मोल्स का सम,
राइट। तो अब Yes, मैं sir. n को क्या लिख सकता हूँ, बोलो n इज इक्वल टू n1 प्लस n2। Plus into यहाँ से cv कैसा आ जाना चाहिए, बोलो n1 cv1 प्लस n2 cv2 CV2. होल बाय क्या लिखूं, बोलो n1 N1 प्लस plus N2. ठीक है। अब जैसा हमने cv के लिए किया, कुछ कुछ ऐसा ही cp के लिए भी होता है, कुछ कुछ ऐसा ही cp के लिए भी होता है। क्यों? क्योंकि cv और cp एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, काइंड ऑफ प्रोपोर्शनल है। याद करो, मैंने एक इक्वेशन लिखाया था, याद आ रहा है क्या? cp माइनस cv इज इक्वल टू r। ये याद आ रहा है कुशल? ऐसा कुछ? No, sir. क्या नो सर? अच्छा, तुम नहीं थे उस क्लास में, ओके ठीक है। तुम एक क्लास शायद नहीं आया था ना कुशल? Yes, sir. इसको लिख लो अपने पास एज अ नोट, अगर नहीं याद है तो। ठीक है, तो यहाँ से बताओ cp को क्या लिख सकता हूँ कुशल में? r प्लस cv। Yes, sir. ठीक है, अब r प्लस cv लिख सकता हूँ, तो मेरे पास cv की वैल्यू आ गई है ना? कितनी आ गई है बोलो मिक्सचर के लिए? n1 N1 cv1 CV1 प्लस n2 plus N2 cv2 CV2. होल बाय बोलो क्या आ जाएगा? N1 n1 plus प्लस N2. n2। अब क्या इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई करके डाल सकते हो, है ना? Yes, sir. एक्सप्रेशन क्या बनेगा? n2 N1 plus N2. cv1 प्लस n1r, राइट? Yes, sir. प्लस क्या हो जाएगा? n2 cv2 CV2. प्लस n2r। सही कह रहा हूँ? Yes, sir. डिनोमिनेटर में क्या आएगा? n1 प्लस n2। Yes, फिर sir. क्या लिखे? n1 कॉमन ले ले तो कैसा हो जाएगा? cv1 प्लस r CV1 plus R. प्लस n2 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? cv2 प्लस r। CV2 plus R. और नीचे क्या आएगा बताओ? n1 प्लस n2। N1 plus N2. हम क्या यहाँ से cv1 प्लस r को cp1 लिख सकते हैं? जैसे Yes, cp sir. इज इक्वल टू r प्लस cv, वैसे ही cp1 किसके इक्वल होगा? r प्लस cv1 के। वैसे ही cp2 किसके इक्वल होगा? r प्लस R plus cv2 के, CV2. है ना? तो Yes, sir. सब्स्टिट्यूट करो, कितना आता है बताओ? n1 cp1 प्लस CP1 plus n2 N2 CP2. cp2 होल बाय n1 प्लस n2। हो रहा है क्या क्लियर? Yes, sir. तो अगर सपोज मैं तुम्हारे लिए अगला क्वेश्चन ये लिखता कि फाइंड आउट करो इस केस में व्हाट इज द cp एंड cv ऑफ द मिक्सचर, निकाल लेते? कैसे निकालते Yes, जरा sir. बताओ? CV के लिए N1 C1 plus N2 C2 whole by N1 plus N2. कौन कौन सी गैसेस है? हीलियम Hydrogen, और हाइड्रोजन। helium. ठीक है, Yes, sir. दोनों के कितने कितने मोल्स लिए हैं अपन ने? 2 moles and 4 moles. पक्का ना? 4 और 2 तो नहीं, Yes, sir. देख लो। नहीं sir, 2 4 है. 2 और पूरा ना, तो अब इतने मोल्स ले लिए। अब क्या करना है? दोनों के लिए हम लोग सीवी निकाल सकते हैं क्या? बताओ कितना आएगा? कैसे निकाले? सीवी किससे आता है? R upon gamma minus 1. गुड, आर बाय गामा माइनस 1। गामा कितना होता है डायटोमिक गैसेस के लिए? 1 5. प्लस 2/5, F. है ना? Yes. यही होता है ना गामा? Yes, sir. हाँ, कितना हो जाएगा बोलो? 7 by 5. पक्का ना? Yes, sir. ठीक है, 7/5, गामा 7/5 होता है। तो यहाँ 7/5 माइनस 1 करोगे, गामा कैसे आया था? 1 प्लस 2/5 करने पे। तो इसमें से फिर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आएगा बताओ? 2/5 आएगा कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो इसीलिए कई बार CV को FR/2 भी कहते हैं डायरेक्टली, क्योंकि गामा कैसा होता है? 1 प्लस 2/f होता है। माइनस 1 कर दोगे तो ये और ये कट जाएगा, ऊपर f चला जाएगा और नीचे 2 रह जाएगा, तो FR/2 आ गया कि नहीं? राइट। तो कई Yes, बार sir. तुम्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो उसके टर्म्स में डायरेक्ट CV लिख सकते हो। हाँ, बोलो कितना हो जाएगा? 5R/2। Yes, sir. और वैसे ही इसके लिए CV कितना हो जाएगा बोलो? मोनो एटॉमिक गैस है, 3R/2। Yes, sir. तुम लोग एक काम करो, तुम लोगों ने CP और CV की जहाँ वैल्यू लिखी है ना, वहां पे इसको लिख लो। CV is also given as FR/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करो आगे कुशल, क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन? हाँ, बोलो बोलो। सर फिर वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. करो करो,
कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स कितने? 2 इंटू 2 into 5R by 2. प्लस 4 इंटू 3R, दोनों में बाय 2 है, उसको यहाँ लिख लेते हैं। और क्या करना है? n1 प्लस n2 मतलब 2 प्लस 4 Yes. है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10R प्लस 12R 12R होल बाय by 6 इंटू 2 12. दैट इज 12। कितना आ जा रहा है? 22R बाय 6। देखो आ रहा है क्या ऐसा? नहीं, Yes. 22R बाय 12 विच इज 11 बाय 6R। देखो एक बार चेक करो Yes, sir. कुशल, है ना। और R की वैल्यू तुम जानते हो 25/3 एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सब्स्टिट्यूट एंड गेट द CV फॉर द मिक्सचर। हो रहा है क्लियर? Yes, sir. तो इसी तरह से तुम क्या निकाल सकते हो? CP फॉर द मिक्सचर, CP. है ना। Yes, sir. तो सेम तरीका होगा CP फॉर द मिक्सचर फाइंड आउट करने के लिए। अब तुमने CP भी निकाल लिया, CV भी निकाल लिया, मैंने तुमसे पूछ लिया फाइंड आउट द न्यू गामा फॉर द मिक्सचर। कर सकते हो? कैसे करोगे? न्यू गामा फॉर द मिक्सचर, बोलो। CP ऑफ द मिक्सचर बाय CV ऑफ द मिक्सचर कर लोगे? मतलब Yes, sir. गामा फॉर द मिक्सचर, गामा फॉर द मिक्सचर विल बी CP ऑफ द मिक्सचर बाय CV ऑफ द मिक्सचर। अब दोनों में देखो क्या कॉमन है? CP CV में डिनोमिनेटर कॉमन है कि नहीं? Yes, n1 sir. प्लस n2 कॉमन है ना। तो इसका मतलब Yes, sir. यहाँ पे एक्सप्रेशन कैसा आएगा? n1 CP1 CP1 प्लस n2 into CP2 होल बाय क्या लिखूं? n1 N1 CV1 CV1 प्लस n2 into CV2, CV2. है कि नहीं। नीचे से जो n1 प्लस n2 है वो तो ऊपर नीचे कट जाएगा, सही कह रहा हूँ। Yes, sir. ये सब कहाँ लिखना है अपन को कुशल? Formula copy. आज लिखोगे या 2-4 दिन छोड़ के? Sir, आज. आज याद से लिख लेना वरना भूल जाओगे। एक बार जो काम छूट गया सो छूट गया, छोड़ो मत, वरना वो लॉग बन जाता है, मतलब बैकलॉग हो जाता है, फिर अपन को उसको कवर करने के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ती है। तो हो Yes, sir. सके जितना जल्दी, मतलब आई नो तुम्हारी तबीयत थोड़ी कम अच्छी है, बट देख लेना, मतलब जब भी तुम कंफर्टेबल हो नेक्स्ट लिख लो, ठीक है। फिर अपन ये भी देख लिए, गामा फॉर द मिक्सचर भी आ गया, और क्या करना था? हीट भी देख लिया तुम लोगों ने, ठीक है। किसी सी फॉर अ पॉलीट्रॉपिक भी देख लिया, जनरल पैटर्न भी देख लिया। किसी भी साइकिल के लिए अगर हमें एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो उसका जनरल तरीका क्या है? तो उसका जनरल तरीका ये है कि एफिशिएंसी का मतलब सीख लो। एफिशिएंसी का मतलब है, एफिशिएंसी का मतलब है अच्छा, जब तुम गामा फॉर द मिक्सचर का एक सपोज दोनों के गामा के टर्म्स में निकालना चाहते हो ना, ये भी निकाल सकते हो। गामा फॉर द मिक्सचर, ठीक है, इज ऑल्सो गिवन बाय, लेट्स से अगर मैं जो हमने अभी अभी डेल्टा यू वाला फॉर्मूला लिखा था ना, क्या था? NCV इज इक्वल टू N1 CV1 प्लस N2 CV2, ये लिखा था कुशल हमने अभी अभी। Yes, sir. यहाँ से CV की वैल्यू को गामा के टर्म्स में लिख सकते हैं, बताओ कितना आ जाएगा? R बाय गामा माइनस 1 लिखा था ना हमने, R बाय Yes. गामा 1 माइनस 1 प्लस NR2 बाय गामा 2 माइनस 1, और यहाँ से क्या लिख सकते हो? NR बाय गामा माइनस 1। देख लो ऐसे ही है कुशल। Yes, sir. इस n के जगह क्या लिख लोगे? N1 प्लस N2 Yes, sir. होल बाय गामा ऑफ द मिक्सचर -1. माइनस 1, बोलो बोलो, माइनस 1 इज इक्वल टू R हर तरफ से कट जाएगा ना, होल Yes, बाय sir. N1 बाय गामा Gamma माइनस 1 प्लस -1. N2 बाय गामा माइनस 1। मतलब जस्ट अलग अलग तरीके हैं तुम्हारे पास उस गामा को निकालने के लिए। दिस इज वन एंड दिस इज अनदर, ठीक है। मैंने आपको दो और फॉर्मूलाज बता दी कैसे अपन गामा फॉर द मिक्सचर कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब इस इक्वेशन से बेसिकली तुमको गामा फॉर द मिक्सचर को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एडियाबेटिक कांस्टेंट ऑफ द मिक्सचर, है ना, एडियाबेटिक कांस्टेंट ऑफ द मिक्सचर, मतलब गामा मिक्स। कर लोगे कुशल? ऐसा सवाल आया Yes, sir. Yes, sir. है ना। मतलब ये बस अब कैलकुलेशन है, मतलब इसके बाद तुम्हारे पास और कोई मतलब पैराडाइम नहीं है, इसके बाद कैलकुलेशन है जिसको अपन करते जाएंगे और आंसर आएगा, ठीक है। फिर मैं क्या बता रहा था? एफिशिएंसी। देखो एफिशिएंसी का मतलब क्या है क्वेश्चन? मैं कहता हूँ कि तुम लेट्स से जिम जाते हो सपोज, और मैं कहता हूँ कि भैया ये लड़का जिम में
बहुत मेहनत करता है, या जिम विम छोड़ो, तुम अभी स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम स्कूल में पढ़ रहे हो और मैं कहता हूँ कि भैया ये लड़का मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन उसकी मेहनत में ऐसा है कि जितनी मेहनत करता है ना, उससे उतना नहीं, उसका 90% उसको फल मिलता है। इसका मतलब 90% तुम्हारी एफिशिएंसी हो गई। बात समझ पा रहे हो? मतलब तुम यस सर। सिलेबस तो पूरा पढ़ के गए, सिलेबस तुमने पढ़ा सब कुछ, लेकिन उसमें से 10% भूल गए सपोज, इसका मतलब तुम्हारी एफिशिएंसी, आउटपुट एफिशिएंसी कितनी हुई कुशल? 90%। तो हम क्या समझ सकते हैं एफिशिएंसी मतलब क्या? आउटपुट बाय इनपुट या इनपुट बाय आउटपुट? आउटपुट बाय इनपुट। एक बार कोई और एग्जांपल है दिमाग में कुछ समझाने के लिए सब लोगों को? सर एक मशीन का एग्जांपल है जैसे कि क्या एग्जांपल है? हाँ बोलो। हमने मशीन पे कुछ काम किया और मशीन ने रिटर्न में आउटपुट में क्या काम किया। ओके जैसे लेट्स से हमारे पास कोई भी मशीन है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि मशीनें गर्म हो जाती है बहुत, है ना? मतलब उसमें यस सर। जितनी, किसी भी मशीन में तुम अगर कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाल रहे हो, तो उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पूरा वर्क आउटपुट हो जाए ऐसा नहीं होता। बहुत सारी मशीनें, अधिकतर मशीनें गर्म हो जाती है काम करते हुए, मतलब जो भी तुम उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाल रहे हो उसका कुछ हिस्सा हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होगी, है ना? तो इसका यस मतलब सर। यहाँ पे जो भी आउटपुट है, that upon input will give you the efficiency of the cycle, क्योंकि आउटपुट हमेशा कम है इनपुट से, इसलिए एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल हमेशा 1 से कम होगा। अब एफिशिएंसी को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, कई बार तुम सिर्फ आउटपुट बाय इनपुट कर देते हो, कई बार एफिशिएंसी को परसेंटेज में डिनोट किया जाता है। तो परसेंटेज में डिनोट करने के लिए क्या करोगे, बस इनटू 100, है ना? तो क्या लिखोगे बोलो, आउटपुट बाय इनपुट, बोलो बोलो क्या इनटू लिखोगे, 100। आउटपुट बाय इनपुट इनटू। इनपुट इनटू 100। तो डिपेंड करता है प्रोसेस टू प्रोसेस कि तुम्हें आउटपुट किसकी जरूरत है, मतलब कई बार तुम्हें वर्क की जरूरत होगी, कई बार तुम्हें हीट की जरूरत होगी, राइट? सो इट डिपेंड्स फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। जनरली क्या होता है, जनरली हमारे कामों में, जैसे लेट्स से जब तुम अगर हीट इंजन की बात करते हो, तो हीट इंजन कैसे काम करते हैं, उसमें हम कोयला जलाते हैं और कोयले से वो गाड़ी कुछ एनर्जी पैदा करती है और उससे इंजन चलने लगता है, ठीक है? तो इसका मतलब हीट एनर्जी क्या हो गई, इनपुट हो गई कि नहीं कुशल? समझ पा रहे हो? हीट यस एनर्जी सर। क्या हो गई, इनपुट हो गई, और उससे कुछ वर्क हो रहा है। तो जनरल सिनेरियो में हम क्या करते हैं, हम एफिशिएंसी निकालने के लिए देखते हैं कि कितना वर्क वो सिस्टम कर रहा है, मतलब वर्क आउटपुट कितना है, वर्क डन बाय द सिस्टम कितना है, राइट? टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क नेट, ठीक है? और उसको किससे डिवाइड कर देते हैं कि तुमने उसमें कितनी हीट डाली है ना? हीट इनपुट इनटू द सिस्टम, और हीट इनपुट मतलब क्यू पॉजिटिव, हीट इनपुट मतलब क्यू पॉजिटिव है कि नहीं? तो कितना क्यू पॉजिटिव है, और इन दोनों के बेसिस को डिवाइड जब तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा कुशल? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, ठीक है? सो अब जरूर हमारे पास जो लेट्स से अगर तुम किसी साइकिल की बात करो, सपोज एफिशिएंसी ऑफ अ साइकिल, अब इसी का सेकंड पार्ट, तो हम साइकिल के लिए क्या बोल सकते हैं कुशल? डेल्टा यू जीरो होता है, नॉन जीरो होता है? कोई सर भी नॉन साइकिल के जीरो लिए होगा। जीरो जीरो जीरो, डेल्टा यू ऑलवेज जीरो फॉर अ साइकिल, क्योंकि उसमें जो इनिशियल है वही फाइनल के इक्वल है, और इनिशियल और फाइनल सेम हो जाए तो डेल्टा यू कैसा हो जाता है, जीरो। याद आ रहा है? आई थिंक तुम्हारा एक क्लास छूटी है इसलिए ऐसा हो रहा है, तुम या भूल गए हो या तो क्लास छूटी है, वन ऑफ द टू थिंग्स। किसी भी साइकिल के लिए कुशल डेल्टा यू जीरो हो जाता है, कैसा हो जाता है? जीरो, जीरो। ठीक है? तो अगर जीरो है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो भी वर्क डन हुआ, मतलब जो भी हीट एनर्जी गई, कुछ हीट एनर्जी अंदर जा रही होगी सिस्टम के, यस और सर। वो कुछ वर्क डन में कन्वर्ट हो रही होगी। लेकिन साइकिल में क्या होता है, हर स्टेप अलग अलग होता है, हर स्टेप अलग अलग होता है। ये तो टोटल हीट है कि नहीं? ये टोटल हीट है। तो हो सकता है किसी प्रोसेस में हीट अंदर जा रही हो सकता है किसी प्रोसेस में हीट बाहर जा रही हो। सो टोटल हीट will is basically Q1 plus Q2 and so on। लेकिन कुछ हीट पॉजिटिव होगी, कुछ हीट कैसी होगी, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव। का मतलब वो सिस्टम के अंदर जा रही है, और नेगेटिव का मतलब वो सिस्टम से बाहर आ रही है, राइट? तो हम यहाँ क्या लिख सर सकते हैं, कुछ हीट होगी पॉजिटिव और कुछ हीट कैसी होगी, नेगेटिव। तुम्हें कौन सी नेगेटिव। हीट लेनी है?
तुम्हें वो हीट लेनी है जो तुमने सप्लाई की है सिस्टम को, मतलब Q पॉजिटिव लेना है यहाँ पर अब की बार। तो बोलो एफिशिएंसी के फॉर्मूला को कैसे कन्वर्ट कर ले, बोलो ईटा इज इक्वल टू क्या लिख दूं, वर्क डन बाय द सिस्टम, राइट। और इस वर्क डन बाय द सिस्टम को अब क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो नेगेटिव है मतलब तुम्हें इसको तो प्लस रखना है, तो तुम चाहो तो क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस में होगी तो, और इसको अपन को प्लस रखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये अगर नेगेटिव है तो इसको हटा के क्या कर सकते हैं, बोलो माइनस की साइन रख सकते हैं, ऐसा कुशल नेगेटिव नेगेटिव Yes, प्लस sir. हो जाए ताकि, है ना। तो अब Yes. हमारे पास एफिशिएंसी क्या थी, वर्क डन। वर्क डन की जगह क्या लिख दोगे, पॉजिटिव जो भी हीट थी, राइट, उसका वैल्यू माइनस जो भी नेगेटिव वाली हीट है उसकी वैल्यू, ठीक है, होल बाय मॉड लगाया, मतलब वो वैल्यू अपने आप में नेगेटिव है उसको तुम पॉजिटिव करके लिखोगे। हाँ, फिर क्या करोगे, Yes. बोलो क्वेश्चन, होल बाय हीट इनपुट। हीट इनपुट मतलब पॉजिटिव वाली हीट, है कि नहीं, राइट, सही कह रहा हूँ। Yes, sir. इसका एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। सो लेट्स सॉल्व एन एग्जाम्पल। हमारे पास एक प्रोसेस दी है ऐसा, चलो कल करते हैं। अब आई थिंक अब तो हमारी क्लास एंड हो रही है, कल अपन इसका, मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स कराना चाह रहा था बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल कर देखते हैं। मतलब लेट्स से तुम्हारे पास कोई भी सिस्टम दिया हो तो तुम उसका देखो कि नेट कितना वर्क वो कर रहा है, ये सब तो ऐसे ही फॉर्मूला है, इसके ऊपर कंफ्यूज नहीं होने का, कितना वर्क वो कर रहा है अपॉन उसमें कितनी हीट डाली जा रही है, ठीक है। दिस इज व्हाट द प्रोसेस इज ऑल अबाउट। सो कल एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तुम लोग चाहोगे तो घर पे भी कर सकते हो। तुम्हारी बुक इस वक्त मेरे पास है नहीं, अगर होती तो मैं अभी करा देता। सपोज मैं दे देता हूँ, सपोज, है ना, या नहीं कहते थे, तुम्हारा टाइम अगले ट्यूशन का नहीं लेना चाहता हूँ। कल अपन आने वाली क्लास में एफिशिएंसी से जुड़े हुए सवाल बनाते हैं, कार्नोट इंजन को देखते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं। हमने आज ना अनजाने में वो पढ़ भी लिया बट फिर भी पढ़ते हैं। तो कल हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ते हैं, एफिशिएंसी देखते हैं किसी भी प्रोसेस के लिए कैसे निकालते हैं, कार्नोट साइकिल के लिए निकालते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। और फिर हम लोग रेफ्रिजरेटर के लिए देखते हैं कॉन्सेप्ट को, और उसकी एफिशिएंसी को कुछ और कहते हैं, उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं उसकी एफिशिएंसी को, COP, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। और जो मैं कंडक्शन वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था, तुम्हारे पास ना ऐसा होता ही नहीं कि तुम्हारे किसी भी साल के जेई के पेपर्स में कार्नोट इंजन ना आए, मतलब सेट होते हैं ना पेपर के, तो एक ना एक सेट में आ ही जाता है कार्नोट इंजन, इतना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। कंडक्शन भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आता है, तो अपन ये आने वाले समय में देखने वाले हैं। तो आने वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक अगर तुम क्लास मिस कर रहे थे तो ये वाली क्लास मत करना, ठीक है। तो एक फटाफट से 15 सेकेंड्स का रिविजन करते हैं। आज की क्लास में हमने देखा कि कैसे जनरल पैटर्न अलग अलग तरह के होते हैं, मतलब एक जनरल पैटर्न किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, मिक्सचर के लिए C कैसे निकालते हैं, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होती है, किसी भी साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है, ये वाली चीजें हम आने वाली क्लासेस में देखते हैं, ठीक है। कंडक्शन का प्रिंसिपल बहुत मजेदार है, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग ये भी देख पाएंगे आने वाले टाइम में कि कैसे एक्सपेंशन या थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, बेसिकली, और कैलोरीमेट्री, रेडिएशन, ये सब देखेंगे, ठीक है। थर्मोमीट्री क्या होता है, ये सब देखेंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बहुत ही, बट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम लोग फ्लूइड्स के जो बचे कुछ टॉपिक्स हैं ना, मतलब कॉन्सेप्ट्स, सम कॉन्सेप्ट्स इन फ्लूइड्स, और फिर वेव्स, आने वाले दिनों में इनको हम एक एक करके कवर करेंगे। वेव्स जो है ना वो थर्मोडायनेमिक्स से काफी मिलता जुलता है, तो अगर तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स अच्छा है तो वेव्स बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और थर्मोडायनेमिक्स कह रहा हूँ, सॉरी, एसएचएम से काफी मिलता जुलता है। फिर हम आगे बढ़ते गए, राइट। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को देखा, कैसे हम C निकाल सकते हैं किसी भी सिस्टम के लिए, उसको देखा, राइट। पिस्टन के ऊपर बेस्ड तुमको IIT में क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं अभी नहीं करा रहा हूँ बिकॉज अभी हमारे पास उतना समय नहीं है डिस्कशन का, बट वी विल सी देम। फिर 2002 के अगर तुम्हारे पास IIT का पेपर है तो वो लगाओ, 2002 या 4 उसमें तुम्हें मिलेगा, या अपन क्लास में देखते हैं अगली क्लास में। फिर तुमने एडियाबेटिक कांस्टेंट, CP ऑफ द मिक्सचर, CV ऑफ द मिक्सचर देखा, एफिशिएंसी ऑफ अ साइकिल का जनरल रूल पढ़ा। आने वाली क्लास में सवाल देखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवादम क्लास।
कोई डाउट हो प्लीज थोड़ा सा जल्दी आके पूछ लेना अगली क्लास में। बाय। डाउट है सर। बोलो बोलो। हाँ आइए। सब हीलियम और हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन में तो उधर हम लोग सीवी निकाल सके थे उस समय हम सीवी निकाल चुके थे, ठीक है। हाँ हाँ और गामा निकालना है तो हम लोग उसमें सीवी का फॉर्मूला नहीं लिख सकते, आर बाई गामा माइनस वन और उसको इक्वल कर दो। करके देखो, आ तो जाना चाहिए। सही बोल रहे हो, आ जाना चाहिए आंसर। ऐसे ही बोल रहे हो ना? ये सर कर सकते हो, ट्राई करो। इससे भी ट्राई करो और इससे भी ट्राई करो। और मतलब ये वाला थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये ट्राई करो। ठीक है, दोनों के लिए गामा है, दोनों के लिए एन भी है, ये भी है। लगा के देखो, आ जाना चाहिए आंसर। मुझे बताओ नेक्स्ट क्लास में आता है क्या। वो वाला समझ गए थे ना क्वेश्चन अपन, तुमने पूछा था कौन सा, वर्क वाला। पाथ डिपेंडेंट होता है वर्क। क्लियर हो गया था ना? हाँ यस सर। ठीक है ठीक है। ओके जी सर। ओके आयुष, बाय बाय। सर बोलो बोलो क्वेश्चन। हाँ तो वो नोट्स फॉरवर्ड कर देंगे कल के और हाँ, आज? मुझे आज के और कल के भेजने हैं। तुम कल नहीं आ पाए थे ना? हाँ ठीक है, मैं भेजता हूँ। ओके हाँ, मुझे तुम्हें क्लास के वीडियो भेजना है। तुमने शायद भेजा है राइट, वो वाला मैसेज? यस मैं देख के मैं यस। सेंड करता हूँ, मैं सेंड करता हूँ। हाँ ओके। एंड सर वो जो 30 क्वेश्चंस थे ना उसमें मेरे को डाउट्स है थोड़े। डाउट्स है तो थोड़ा जल्दी आ जाओ किसी दिन क्लास में, 5 बजे आ जाओ। आज आ जाते 5 बजे मुझे बता के। तुम ही लोगों के लिए वो आधा घंटा, 5 to 5:30। ठीक है, एनी टाइम यस ऑन ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे कम एट 5, मुझे थोड़ा पहले बताओ और फिर आके डाउट पूछ लो। ठीक है, तुम्हारे लिए सर तो कल मैं वेट करता हूँ। तुम लोग कब आओगे? हाँ बोलो। सर कल 7 o'clock है तो कल पहले 6:30 को आ सकते हैं हम कल? कल नहीं, कल जाओ। मेरी क्लास होती है क्या शाम को? कोई आप पूछ सकता है। हाँ मेरी उस समय 6:30 बजे क्लास एंड होती है, तो मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। तो आई एम नॉट इन अ ओके कंडीशन टू सर। एक्सप्लेन, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है मुझे। तो यस सर। मुझसे क्लास के पहले आके पूछो, ठीक है। मतलब यस तुम खुद ही समझो, मतलब मैं कैसे बताऊंगा। 6:30 की यस क्लास यस होती है सर। मैं, इसीलिए। हाँ ठीक है, नो कुछ सर थोड़ा पहले आ प्लीज। जाओ। जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, अपना डाउट सेशन के लिए ही रिजर्व्ड है वो टीटीएस वाला बैच का। मतलब ओके सॉरी, सर। हाँ टीटीएस वाले बैच में 5 o'clock मुझे बस 1 घंटा पहले मैसेज कर देना कि सर मैं आना चाहता हूँ, तो आई लेट यू नो। या नहीं, सपोज मैं मैसेज नहीं पढ़ पाता हूँ, आई एम बिजी, तो कॉल करके बात कर लेना कि सर मैं 5 बजे आना चाह रहा हूँ, आ जाओ। आधे घंटे में जो जो डाउट है सब पूछ लो, बस यस सर। क्वेश्चन पढ़ लेना। कई बार हम खुद ही क्वेश्चन भूल जाते हैं क्या पूछना था। ठीक है, यस क्वेश्चन पढ़ यस के आ सर। जाना। और मुझे वो क्वेश्चंस का लिस्ट भेज दो, कौन कौन से क्वेश्चन है डीसीपी में। लेट्स से 1 2 3 4 ऐसा पेज नंबर पे के साथ लिख के एक पेज पे भेज दो, ठीक है, यस क्लास के सर। पहले। हाँ, यस सर। या तो पेज नंबर भेज दो या वो क्वेश्चंस का स्कैन कॉपी भेज दो, एनीथिंग वुड डू, राइट। ओके सर। बिफोर यू कम। यस सर। हाँ बिफोर यू कम मतलब आज ही भेज दो, ताकि कल या परसों पूछ सको, जैसा है ना। आई विल यस ऑल्सो सर। रीड एंड बी रेडी ऐसा। ओके सर। ओके कुशाल, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट। सो ये मेरी क्लास 11वीं के बच्चे थे, और हम लोग मिलकर कर रहे हैं इस वक्त इंटरेक्टिव अंदाज में फिजिक्स की तैयारी, जेई और नीट के लिए। तो अगर आप भी इस तरह से फिजिक्स को जीना चाहते हो, है ना, फिजिक्स के मजे लेना चाहते हो, तो क्या कर सकते हो? तो आपके हाथ में है तरीका। क्या तरीका? कि आप मुझे कॉल करके इन क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। और कहते हैं कि जितने भी महान वेद ग्रंथ शास्त्र पुराण हमारे पास बिल्डअप हुए हैं, हमने सॉल्व किए हैं, या हमने उनको सुना है, समझा है, जाना है, तो वो सबके सब ना इंटरेक्शन से बेस्ड, इंटरेक्शन पे बेस्ड है। कोई एक मुनि किसी दूसरे से बात कर रहा है, लेट्स से अष्टवक्र गीता है, राइट। तो इट हैज बीन बेस्ड ऑन कॉन्वर्सेशंस बिटवीन टू वाइज पीपल और समबडी हु इज लर्निंग समथिंग। तो इस तरह से हमारी क्लासेस में भी क्या है, इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन से आप ज्यादा अच्छे से चीजों को सीख पाते हो। सिर्फ इंडियन टेक्स्ट नहीं, हर तरफ पूरे पूरे वर्ल्ड में जितने टेक्स्ट है ना, ऑलवेज देयर इज समबडी हु लिसन्स, देयर इज समबडी हु स्पीक्स। सो दिस इज द स्टोरी। मेरा नंबर नोट कर लो, 7974355374। तो दिस इज द स्टोरी। आप मेरे साथ आओ और मजे लो फिजिक्स के। फीस की चिंता मत करो। मैं बच्चों से जनरली कहता हूँ कि आप आराम से तब फी पेमेंट करो जब आपको लगे कि आप इस तरह से मजेदार ढंग से क्लास में कंफर्टेबल हो गए और मजे ले रहे हो फिजिक्स के। दैट्स अबाउट इट, राइट। कॉन्सेप्ट्स को जान रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, घर पे प्रैक्टिस करते रहनी है और डाउट्स पूछने हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट इट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।
आप सुन रहे थे खुशवंत फतनानी को ओनली ऑन फिजिक्स विद फतनानी। बाय बाय।